Hello everyone, this is C. Amit Mahajan and I welcome you all to my channel once again. In this particular lecture, I'm going to cover the revision of deductions from GTI. As we all know, this chapter covers some 4 to 5 marks in your question paper, but let me tell you, this chapter is extremely important from your career perspective also, because we usually get this question if we are learning tax कि ब्रो जरा बता टैक्स कैसे बचाऊं, किधर इन्वेस्ट करूं, क्या करूं, ये सब का आंसर हमें ये पर्टिकुलर चैप्टर में मिलने वाला है. सो आगे के 1.5 hours just be with me, we will cover everything in detail. चलो लेट्स बिगिन. डिडक्शंस का व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर? डिडक्शंस फ्रॉम जीटीआई. 2 मिनट के लिए डिडक्शंस बाजू में रखते हैं. विल अंडरस्टैंड जीटीआई. ये जीटीआई क्या होता है? जीटीआई इज ग्रॉस टोटल इनकम. The next question, what is gross total income? Basically, a gross total income is the addition of all the five heads में जो हम लोग के taxable incomes थे. If we add those particular incomes, I will get the gross total income. ये ग्रॉस टोटल इनकम पे हमें टैक्स नहीं भरना है बिकॉज वी आर एलिजिबल फॉर सर्टेन डिडक्शंस. वो डिडक्शंस कौन से हैं? वो डिडक्शंस है चैप्टर 6A में जो लिखे हुए हैं. दोज डिडक्शंस वी विल बी एबल टू क्लेम फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम. नाउ ये चैप्टर 6A में जो जो डिडक्शंस है उसके बारे में बात करेंगे हम. जो डिडक्शंस है वो माइनस करने के बाद आई विल गेट द नेट टोटल इनकम एंड ऑन नेट टोटल इनकम आई pay the income tax, or I calculate the income tax and I pay the income tax. So basically GTI minus chapter 6A deductions, I will get net total income. This is your taxable income और उस पे आप क्या compute करोगे? Tax compute करोगे. Okay, we are not going to talk anything about GTI or net total income here. In this particular video, we are going to cover the chapter 6A deductions. अभी deductions, there are two types of deductions. One is expenditure based deduction and next one is income based deductions. But पूरा focus जो है ना, if you see 90% of your deductions are getting covered by expenditure based deductions और बाकी का 10% है वो income based deductions पे focus किया है. Important दोनों है, कुछ भी भेदभाव नहीं करना कि एक्सपेंडिचर 90% है. मैं बोल रहा हूँ कवरेज 90% है. 10% से क्वेश्चन तो आ ही सकता है. एंड वी नो अपना इंस्टीट्यूट, जो हम लोग को लगता है कि ये तो कभी आएगा ही नहीं, वही दिखेगा पेपर में. एंड आफ्टर दैट वी से अरे यार मैंने जो छोड़ा था वही आया पेपर में. ऐसा होता है. एंड दैट इज वाई वी आर गोइंग टू डू बोथ द थिंग्स, एक्सपेंडिचर बेस्ड ऑल्सो एंड इनकम बेस्ड ऑल्सो. ओके, लेट्स बिगिन. चलो, तो बिफोर स्टार्टिंग एक चीज याद रखना, दैट इफ योर ग्रॉस टोटल इनकम इज 1 lakh rupees एंड द चैप्टर 6A डिडक्शंस इज 1,20,000 rupees, देन इन दैट केस योर टोटल डिडक्शंस कैन नॉट एक्सीड द ग्रॉस टोटल इनकम. उनको एक चीज ये क्लियर करना था, जीटीआई से ज्यादा आपका डिडक्शन नहीं हो सकता. और अगर 20,000 इन दिस केस 20,000 जो एक्स्ट्रा डिडक्शन आपको एलिजिबल है, आप जो एलिजिबल हो, वो डिडक्शंस यू कैन नॉट कैरी इट फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर. विथ दिस इंट्रोडक्शन वी विल बिगिन विथ द चैप्टर. सो बेसिकली देयर आर स्पेसिफिक इनकम्स वेयर डिडक्शंस कैन नॉट बी क्लेम्ड. ये जो इनकम्स है उसमें बिल्कुल और बिल्कुल डिडक्शन तुम लोग को नहीं मिलेगा. फर्स्ट वन इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 112A, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 111A, कैजुअल इनकम एक्सेट्रा, ये सब चीजों पे तुझे डिडक्शन नहीं मिलेगा. इसका मतलब जितना कमाया उतने पे टैक्स भर, एज पर द रेट्स स्पेसिफाइड इन द रिस्पेक्टिव सेक्शंस. बराबर है? परफेक्ट. उसके बाद मेन सेक्शन से स्टार्ट करते हैं. द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सबका फेवरेट सेक्शन, दैट इज सेक्शन नंबर 80C, दैट इज स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट्स. अगर ये पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट मैकेनिज्म में तुम लोग ने इन्वेस्ट किया, देन इन दैट केस यू विल गेट द डिडक्शन. पर वो इन्वेस्टमेंट किधर किधर करने के बाद मुझे डिडक्शन मिलता है, ये एक बार देखते हैं. फर्स्ट, एलिजिबल असेसी. अगर आपको 80C में डिडक्शन लेना है तो आप एलिजिबल हो या नहीं हो, ये बताया फर्स्ट पॉइंट में. दिस इज एप्लीकेबल ओनली टू इंडिविजुअल्स एंड HUF. बेसिकली कंपनी फर्म इनके लिए एप्लीकेबल नहीं है. डिडक्शन मैक्सिमम मिलेगा 1,50,000 रुपीज का. इसके ऊपर 1 रुपए का डिडक्शन नहीं मिलेगा. इसका मतलब आपका इन्वेस्टमेंट हो सकता है 1,70,000 का, बट यू विल गेट द डिडक्शन ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ 1,50,000 रुपीज. द फर्स्ट पॉइंट इज LIC प्रीमियम. LIC प्रीमियम मतलब मैंने अगर LIC के लिए जो प्रीमियम पे किया है उस पे मुझे डिडक्शन मिल जाएगा. बट सर, विल आई गेट द डिडक्शन फॉर द एंटायर प्रीमियम आई विल पे? यू कैन गेट द डिडक्शन बिकॉज इसमें एक लिमिट दिया है.
देयर आर 3 पार्ट्स बेसिकली. फर्स्ट पार्ट इज तू पहले देख कि तेरा पॉलिसी कभी लिया था तूने. If the policy is taken prior to 1/4/2012, then in that case the deduction is going to be premium paid, जितना premium pay किया, और 20% of the policy value or sum assured, you can say, whichever is lower. I am repeating this. If the policy is taken prior to 1/4/2012, then in that case the deduction is going to be actual premium paid or 20% of the पॉलिसी वैल्यू विच एवर इज लोअर. बेसिकली इधर याद रखना 20% तक रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट, इफ द पॉलिसी इज टेकन आफ्टर 1/4/2012, देन इन दैट केस ऊपर जो 20% था वो रिप्लेस होकर 10% आ जाएगा. मतलब इफ द पॉलिसी इज टेकन आफ्टर 1/4/2012, देन इन दैट केस एक्चुअल प्रीमियम पेड और 10% ऑफ द पॉलिसी वैल्यू विच एवर इज लोअर. ये हो गए 2 पॉइंट्स. थर्ड पॉइंट इज स्पेशल लोगों के लिए है जो 80U और 80DDB में फॉल होते हैं. मतलब डिसेबल्ड पर्सन होते हैं, स्पेसिफाइड डिसीज किसको हुआ है, ये इनके लिए पर्टिकुलर थर्ड पॉइंट एप्लीकेबल है. उन्होंने बोला है इफ द पॉलिसी इशूड ऑन और आफ्टर 1/4/2013, अगर 2013 के बाद पॉलिसी इशू हुआ है, किसके लिए, फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटी अंडर सेक्शन 80U, जो 80U में डिसेबिलिटी के बारे में बात किया है, और पर्सन सफरिंग फ्रॉम स्पेसिफाइड डिसीज जो 80DDB में बात किया है. ऐसे लोगों के लिए थर्ड पॉइंट एप्लीकेबल होता है. और अगर ऐसे लोगों ने 1/4/2013 के बाद अगर कौन सा लाइफ इंश्योरेंस का पॉलिसी लिया हो और जिसके लिए प्रीमियम का पेमेंट किया हो, देन इन दैट केस उनके लिए डिडक्शन कितना होगा, उनके लिए डिडक्शन इज गोइंग टू बी एक्चुअल प्रीमियम पेड और 15%. एक मिनट, पहले था 20% प्रायर टू 2012, बाद में था 10% आफ्टर 1/4/2012. अभी एक नया डेट आया 1/4/2013. उन्होंने बोला अगर तू 80U और 80DDB में फॉलो हो रहा है, देन इन दैट केस जो तूने एक्चुअली प्रीमियम पे किया और 15% ऑफ द पॉलिसी वैल्यू विच एवर इज लोअर. आई होप यू आर क्लियर विद दिस. आई एम मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज अमाउंट डिपॉजिटेड इन PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड. अगर मैंने मेरे खुद के लिए, मेरे स्पाउस के लिए, मेरे चिल्ड्रन के लिए कुछ भी PPF में इन्वेस्ट किया हो, देन इन दैट केस मैंने जितना इन्वेस्ट किया मुझे पूरा का पूरा डिडक्शन मिल जाएगा. सेकेंड इन्वेस्टमेंट. थर्ड इन्वेस्टमेंट, अगर मैंने स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अगर मैंने इसमें इन्वेस्ट किया मुझे उसका डिडक्शन मिल जाएगा. नेक्स्ट, अमाउंट इन्वेस्टेड इन NSC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, एज वेल एज द इंटरेस्ट अक्रूड ऑन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट. एक बार इधर 1 मिनट के लिए ध्यान देना. इधर बात किया है मैंने अगर LIC में डाला डिडक्शन मिलेगा, PPF में डाला डिडक्शन मिलेगा, SPF RPF में डाला डिडक्शन मिलेगा. मैंने अगर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में डाला डिडक्शन मिलेगा. एग्जाम्पल लेंगे, मैंने समझो 1 लाख रुपए नेशनल सेविंग स्कीम में डाला, नेशनल सेविंग स्कीम में डाला. 1 लाख पे 10,000 रुपए इंटरेस्ट आया. अगर 10,000 रुपए इंटरेस्ट आया तो ये तो इंटरेस्ट है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, सो वो पहले इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जाएगा. बट मुझे वो इंटरेस्ट का भी डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 80C. आई एम रिपीटिंग दिस, पहले डिडक्शन मिल रहा है मेरे इन्वेस्टमेंट का, वो मिलेगा क्या, डेफिनेटली मिलेगा. इस पे इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है, भाई मेरा इनकम हुआ, IFOS में ऐड कर. IFOS में ऐड करने के बाद मुझे वो इंटरेस्ट का भी डिडक्शन मिलेगा. मतलब बेसिकली मैं इन्वेस्टमेंट करके जो रिटर्न कमा रहा हूं ना, उस पर भी मुझे डिडक्शन मिल रहा है. ये है NSC का खासियत. परफेक्ट है. उसके बाद है नेक्स्ट, रीपेमेंट ऑफ लोन. ये पढ़ने से पहले तुम लोग को बताता हूं, अगर मैंने कौन सा हाउसिंग लोन लिया है, हाउसिंग लोन में देयर आर 2 पार्ट्स, वन इज प्रिंसिपल, सेकंड वन इज इंटरेस्ट. इंटरेस्ट गया तेल लेने. अभी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंटरेस्ट कंपोनेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रिंसिपल कंपोनेंट. जो मैं हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल का रीपेमेंट करूंगा, वो प्रिंसिपल के रीपेमेंट के लिए मुझे 80C के अंडर डिडक्शन अलाउेबल है. ये जो बात कर रहा है रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, योर व्हाट इज देयर, ओनली प्रिंसिपल अमाउंट. 80C में सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट आता है, इंक्लूडिंग द स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फी, ये सब कुछ इसमें आ जाएगा. अगर स्टैंप ड्यूटी पे किया, रजिस्ट्रेशन फी पे किया, कुछ भी पे किया होगा, तुझे इसका डिडक्शन मिल जाएगा, पर इंटरेस्ट इधर नहीं आएगा. प्लीज ये दिमाग में क्लियर रखना.
नेक्स्ट पॉइंट आता है फिक्स डिपॉजिट इन अ शेड्यूल्ड बैंक। ऐसा फिक्स डिपॉजिट जो मिनिमम 5 साल के लिए है, फिक्स डिपॉजिट इन अ शेड्यूल्ड बैंक और पोस्ट ऑफिस में अगर मैंने एफडी किया है, पर एफडी का टैक्स सेविंग एफडी होना चाहिए, और वो टैक्स सेविंग एफडी होने के लिए मैं 1 साल 3 महीने 6 महीने के लिए नहीं कर सकता, मुझे टैक्स सेविंग के लिए 5 साल मिनिमम रखना पड़ेगा। तो ही वो फिक्स डिपॉजिट, टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट बन जाएंगे। उसके बाद आता है ट्यूशन फीस। अभी ट्यूशन फीस मतलब क्या, आपने अगर महाजन वर्चुअल्स पे कुछ भी कोर्स खरीदा, सीए का, सीएस का, सीएमए का, इंटर, फाइनल, किसी का भी अगर आपने कोर्स खरीदा, ये ट्यूशन ही हुआ, पर ये एक्चुअली ये जो ट्यूशन बात कर रहा है ना, वो ट्यूशन ये नहीं है। ट्यूशन मतलब उनको बोलना है एजुकेशन के लिए जो स्कूल्स में आप फीस पे करते हो, वो ट्यूशन फीस। और आपने अगर स्कूल में या कॉलेज में जो फीस पे किया होगा, उस पर बहुत सारे फीस डाले रहते हैं कि ये जिमखाना फीस होते हैं या कैंटीन फीस होते हैं, वो भी नहीं, उस पे सबसे ऊपर एक ट्यूशन फीस करके होगा। वो जो ट्यूशन फी है ना, उसका आपको इसमें डिडक्शन मिल जाएगा। ये थोड़ा इन डेप्थ एनालिसिस मैंने आपको बताया कि ट्यूशन फी मतलब सीधा कॉलेज में जो फीस भरते हैं वो भी पूरा नहीं मिलेगा। वो कॉलेज में जो हम लोग को एक्नॉलेजमेंट मिलता है ना, उसमें बहुत सारे फीस के बहुत सारे फीस लगाए हुए होते हैं, बट उसमें से वी हैव टू कंसिडर ओनली ट्यूशन फीस। वो जो ट्यूशन फीस है उस पर मुझे पूरा का पूरा डिडक्शन मिल सकता है टू द एक्सटेंट ऑफ 1,50,000 रुपीज। बट इधर आपके पास अगर 10 बच्चे होंगे तो 10 बच्चों का डिडक्शन नहीं मिलेगा। यू विल गेट द डिडक्शन ओनली फॉर मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन फॉर फुल टाइम एजुकेशन इन इंडिया। वापस इन इंडिया। ओके, second last point is contribution towards ULIP, unit linked insurance plan, and the next one is notified units of mutual funds or UTI। इसमें आपके ELSS भी आते हैं। ELSS मतलब इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, म्यूचुअल फंड, SIP, जो भी तूने अगर किया होगा वो भी तेरा ATC में फॉल हो जाता है। अभी यू विल से कि सर इधर 2 बॉक्सेस क्यों किए हैं? 2 बॉक्सेस मैंने इसके लिए किए हैं बिकॉज ऊपर का जो फर्स्ट बॉक्स है, राइट हैंड साइड का जो फर्स्ट बॉक्स है, वो फर्स्ट बॉक्स में यूजुअली जो कॉमन पॉइंट्स है जो एग्जाम में पूछते हैं और अपने करियर पर्सपेक्टिव से भी जो इंपॉर्टेंट है, वो मैंने ऊपर के बॉक्स में कवर किए, और नीचे के बॉक्स में मैंने कवर किए जो मिसलेनियस पॉइंट्स है ATC के। क्या है, कौन से मिसलेनियस पॉइंट्स? एक आता है डिपॉजिट इन नोटिफाइड बॉन्ड्स ऑफ नाबार्ड, डिपॉजिट इन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, notified pension scheme of UTI or mutual fund, then deposit in Sukanya Samruddhi scheme account, that is for individual, for himself or herself, or any girl child of individual or girl child for whom such individual is a legal guardian। बेसिकली उनके लिए सुकन्या समृद्धि स्कीम में भी अगर तुम लोगों ने इन्वेस्ट किया, you will get the deduction, but this is going to be to the extent of 1,50,000 rupees। Excellent. I will move ahead with the next section, that is 80CCC, that is contribution to pension fund of LIC and other insurance company। अगर कुछ भी pension fund of LIC और other insurance company में अगर मैंने contribute किया, I will get a deduction, but again this is applicable to individual and the deduction is maximum 1,50,000 rupees। Next section, section number 80CCD, that is contribution to pension scheme ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, नोटिफाइड पेंशन स्कीम और अटल पेंशन योजना। ये पर्टिकुलर पॉइंट बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत स्टूडेंट्स का इसमें ग्रिप नहीं होता है, सो पूरा फोकस रखना है पर्टिकुलर पॉइंट में। CCD पे देख, CCD में देयर आर 2 पॉइंट्स, सेक्शन नंबर 80CCD1 एंड 80CCD2। फर्स्ट ऑफ ऑल 80CCD ये किसके लिए एप्लीकेबल होता है? दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर इंडिविजुअल। डिडक्शन कैसे मिलेंगे समझो। 80CCD1 में मैं एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से बात करूंगा और इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से बात करूंगा, ऑफ कोर्स बिकॉज इट इज एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल। नाउ दैट इंडिविजुअल कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। वन, ही कैन बी एन एम्प्लॉय, मतलब वो धंधा नहीं कर रहा है, वो काम कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट में है, तो एम्प्लॉय। और सेकंड पार्ट में बात करूंगा राइट हैंड साइड, देख ये जो है वो मैं सैलरीड एम्प्लॉय का बात कर रहा हूं, और ये जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड का बात कर रहा हूं। मैं पहले सैलरीड एम्प्लॉय का बात करता हूं, उसके लिए अगर उसने कुछ कंट्रीब्यूट किया होगा NPS में, देन इन दैट केस उसको कितना डिडक्शन मिलेगा? सैलरीड एम्प्लॉय को डिडक्शन मिलेगा उसने जितना कंट्रीब्यूट किया और 10% ऑफ सैलरी। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैलरी? सैलरी का मीनिंग मैंने नीचे लिखा है, सैलरी मतलब बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस इन टर्म्स। ओके, जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स के होते हैं, जो बेसिकली डियरनेस अलाउंस इन टर्म्स, वो
प्लस बेसिक, ये ऐड करके जो सैलरी मिलेगा उस पे 10% कंप्यूट करो. दैट 10% और एम्प्लॉइज ओन कॉन्ट्रीब्यूशन विच एवर इज लोअर इज गोइंग टू बी 80 CCD डिडक्शन फॉर एम्प्लॉय. परफेक्ट, ये हुआ सैलरी का पार्ट. मैं जाता हूं नेक्स्ट अदर एम्प्लॉइज. मतलब क्या अदर एम्प्लॉइज? मतलब बेसिकली सेल्फ एम्प्लॉयड बोलना है इनको. सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब मेरे जैसे लोग. आई एम नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ एनी पर्टिकुलर एम्प्लॉयर, विच मीन्स आई एम सेल्फ एम्प्लॉयड. मेरा खुद का बिजनेस है. देन इन दैट केस what will be my amount of deduction? My amount of deduction is मैंने जितना उधर इन्वेस्ट किया और 20%. अभी इसमें सैलरी आएगा क्या? नहीं, इसमें आएगा ग्रॉस टोटल इनकम. इसमें आएगा ग्रॉस टोटल इनकम. मेरे ग्रॉस टोटल इनकम के 20%. मेरा ग्रॉस टोटल इनकम अगर 10 लाख है, 10 लाख का 20% कम्स टू 2 लाख रुपया और मैंने एक्चुअल कंट्रीब्यूट किया 3 लाख रुपया. देन इन दैट केस 3 लाख और 2 लाख विच एवर इज लोअर में 80 CCD 1 में आई विल गेट अ डिडक्शन ऑफ 2 लाख रुपीज. दिस इज सेक्शन नंबर 80 CCD 1. आई विल मूव अहेड विथ 80 CCD 2. अभी तेरा फुल अटेंशन इधर चाहिए दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है. 80 CCD 1 में क्या था? जो मैंने कंट्रीब्यूट किया था. समझो मैं एम्प्लॉय हूं, एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया, 80 CCD 1 में फॉल हुआ. बट अगर मैं 80 CCD 2 का बात करूं तो 80 CCD 2 में मैं खुद एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है. बट हु इज कंट्रीब्यूटिंग? द पर्सन हु इज कंट्रीब्यूटिंग इज द एम्प्लॉयर. एम्प्लॉयर इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग फॉर द एम्प्लॉय. भाई ये तो परक्विजिट हुआ. एब्सोल्युटली राइट. Absolutely right. If employer is incurring any expenditure for the employee, then this is definitely a perquisite. परक्विजिट है माना. इसका ट्रीटमेंट क्या है? इनकम फ्रॉम सैलरी में स्पेसिफिकली बोला है कि अगर एम्प्लॉयर ने कुछ भी तेरे भलाई के लिए कुछ किया हो, देन इन दैट केस इट विल बी एडेड टू माई सैलरी एज परक्विजिट. इधर भी ऐसा ही होगा. अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई के लिए कुछ भी एनपीएस में अगर कंट्रीब्यूट किया, जितना कंट्रीब्यूट किया मेरे पहले सैलरी में इंक्लूड होगा. बट मैंने गवर्नमेंट को बोला, गवर्नमेंट क्या कर रहे हो, एनपीएस में कर रहा है ना मेरे लिए इन्वेस्ट, तो मुझे इनकम, मेरा इनकम मत मानो. इसीलिए गवर्नमेंट ने बोला कि भाई एक काम करो, पहले जितना एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए कंट्रीब्यूट करेगा उतना पहले ऐड करो मेरे सैलरी में. उसके बाद government has allowed you to take a deduction under section 80 CCD 2. मैं सीधा तुम लोग को भी बोल सकता था कि 80 CCD 2 में पूरा का पूरा तुम लोग को डिडक्शन मिल जाएगा, बट आई डिड नॉट वॉन्ट टू डू दैट बिकॉज आई वॉन्टेड टू एक्सप्लेन यू कि एग्जैक्टली होता कैसे है. ये पहले परक्विजिट माना जाएगा. परक्विजिट में इनकम में ऐड होगा, इनकम में ऐड होके वो जीटीआई में ऐड होके आएगा. उसके बाद यू विल बी एबल टू टेक अ डिडक्शन ऑफ दैट. वो भी डिडक्शन जब भी होगा उस पर भी थोड़ा सा उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस डाले, वो अभी हम लोग देखते हैं. एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनपीएस फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय. सी, सिंस द एम्प्लॉयर इज स्पेंडिंग मनी फॉर एम्प्लॉय, contribution by the employer is first included in the income from salary. Further, the employee will get the deduction of such amount included in the head in his return of income. वो उसका डिडक्शन ले लेगा. बट कितना डिडक्शन ले सकता है भैया? डिडक्शन ले सकता है एम्प्लॉयर्स ओन कंट्रीब्यूशन, जितना एम्प्लॉयर ने मेरे लिए कंट्रीब्यूट किया था, और सेम ऊपर जैसा 10% ऑफ सैलरी. सैलरी क्या होगा? सैलरी विल बी बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स विच एवर इज लोअर. इतना मुझे डिडक्शन मिल जाएगा. समझो एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया 2 लाख रुपया और 10% ऑफ सैलरी कम्स टू 1,60,000 रुपीज. वापिस एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट कितना किया? 2 लाख रुपया. बेस 10% ऑफ सैलरी कम्स टू 1,60,000 रुपीज. देन अंडरस्टैंड, फर्स्ट 2 lakhs विल बी एडेड टू माई इनकम एज इनकम फ्रॉम सैलरी. वो जीटीआई में ऐड होके आएगा 2 लाख रुपया. उसके बाद मैं जो डिडक्शन लूंगा ना, मैं पूरा 2 लाख का नहीं ले सकता भाई. डिडक्शन 2 लाख और 1,60,000 विच एवर इज लोअर, विच मीन्स 1,60,000 का डिडक्शन लूंगा और बाकी के 40,000 जो है ना उस पर मुझे टैक्स भरना पड़ेगा. उस पर मुझे टैक्स भरना पड़ेगा. ये चीज एकदम माथे में क्लियर रखना. ओके, now the main section comes, section number 80 CCD 1B. 80 CCD 1B ना आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत फेमस हो रहा है कि 1,50,000 नहीं यार, तुझे तो और 50,000 का डिडक्शन मिलेगा. किधर इन्वेस्ट करो? तो एनपीएस में इन्वेस्ट करो, एनपीएस में इन्वेस्ट करो, एनपीएस में इन्वेस्ट करो. तो ये जो है ना, ये 80 CCD 1B जो है ना, 80 CCD 1B के बारे में हम लोग थोड़ा बात करेंगे.
एडिशनल डिडक्शन ऑफ 50,000 रुपीज, मतलब 1,50,000 तो मिलेगा ही, तुझे 1,50,000 तो मिलेगा ही मिलेगा, बट along with that you will also get a deduction of 50,000 additional if you invest in NPS. बिफोर स्टार्टिंग विद दिस पर्टिकुलर सेक्शन मैं तुम लोग को एक चीज क्लियरली बताता हूं. एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 80 CCE. 80 CCE हम लोग ने अभी 3 सेक्शंस देखे. 80C देखा 1,50,000, 80CCC देखा 1,50,000 और एक 80CCD देखा, उसमें थोड़ा सा उन्होंने रिस्ट्रिक्शन दिया है. अभी 80CCE और एक धक्का देता है. 80CCE बोलते हैं जो ऊपर तूने जो सेक्शंस देखे ना, 80C, 80CCC, 80CCD1, ये जो सेक्शन है ना, ये सेक्शन में 1,50,000 जो देखा ना, वो तीनों मिला के 1,50,000 है. 80C का 1,50,000 अलग, 80CCC का 1,50,000 अलग, 80CCD1 का 1,50,000 अलग. ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है. 80CCE में बोला है, राइट साइड में नीचे देखो, एग्रीगेट डिडक्शन ऑफ 80C, 80CCC और 80CCD1. 80CCD1 ओनली भाई, मतलब समझ 80CCD2 का डिडक्शन के लिए मुझे कुछ भी लिमिट नहीं है 1,50,000 का. जो नीचे हम लोग ने राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे लिमिट देखा था, किधर गया रे, हाँ ये इधर जो हम लोग ने लिमिट देखा था, ये लिमिट एक ही लिमिट है. 1,50,000 का लिमिट इधर एप्लीकेबल नहीं होने वाला है. which means 80C, 80CCC, 80CCD1 ये मिला के it is going to be 1,50,000 और in addition to that you are also going to get the deduction of 50,000 rupees if you invest in NPS. If you invest in NPS. अभी समझो कि कैसे काम करता है ये. देख, इन केस ऑफ सैलरीड एम्प्लॉय, समझो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया. मैं 80CCD1 का बात कर रहा हूं. 80CCD1 में एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया 1,80,000 और समझो 10% ऑफ सैलरी, सैलरी कितना है 14.4 लाख रुपीज, उसका 10% कम्स टू 1,44,000. मतलब तू मुझे बता 80CCD1 में तुझे कितना डिडक्शन मिला. तूने कंट्रीब्यूट किया था 1,80,000 पर तुझे 1,80,000 का डिडक्शन मिला क्या? 1,80,000 का डिडक्शन तुझे ना ही मिला. तुझे 1,80,000 का डिडक्शन नहीं मिला तो कितना मिला? 1,44,000 का डिडक्शन मिला. वाई? बिकॉज विच एवर इज लोअर में 80CCD1 में मुझे बोला कि तुझे 1,44,000 मिलेगा, इसके ऊपर 1 रुपया भी नहीं मिलेगा. अभी मेरे पास अभी भी 36,000 है जिसको मैंने यूटिलाइज नहीं किया है अब तक. 80CCD1 भी आने के पहले 36,000 जो है ना वो लैप्स होते थे, बिकॉज उतना अलाउड ही नहीं है ना डिडक्शन लेने के लिए, बराबर है. बट 80CCD1 भी आने के बाद उन्होंने स्पेसिफिकली बोल दिया है दैट 36,000 जो तेरे बच गए ना, जिसका तूने डिडक्शन नहीं लिया है, मैं तुझे बचाऊंगा. ऐसा कौन बोला? 80CCD1 बोला, मैं तुझे बचाऊंगा. मतलब 80CCD1 में बोला कि अगर अब कुछ भी शॉर्टफॉल हो रहा है तो तेरे एक्चुअल कंट्रीब्यूशन से, सो ये जो 36,000 जो है ना, 36,000, ये 36,000 का तुझे डेफिनेटली एंड डेफिनेटली डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 80CCD1B, बट टू द एक्सटेंट ऑफ 50,000 रुपीज. इन दिस केस एवरीथिंग इज पॉसिबल बिकॉज 1,80,000 है ना, 1,80,000 में से 1,44,000 उसको 80CCD1 में मिलेगा और बाकी का 36,000 उसको किधर मिलेगा? 80CCD1B में मिलेगा. I hope you are clear with this, or if not, I have one example for you. See, contribution to PPF, समझो it is 80,000. We'll try to solve this question. Contribution to PPF is 80,000. PPF है मतलब 80C है. 80CCC में 40,000 है. And contribution to NPS, ये जो है ना, ये है एलिजिबल कंट्रीब्यूशन. मतलब 80CCD1 में जो फॉर्मूला यूज करके जो आंसर आता है ना, ये आंसर है 40,000 का. ओके, सो 80 + 40 कितना होता है? 1,20,000. कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस 40,000 मैंने किया है. तो टोटल ये जो कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस है वो तो 80CCD1 है, बराबर है. तो उन्होंने बोला है काम करो, 80,000 पहले 80C में डालो प्लस 40,000 लेके आओ. अभी 40 और जो कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस का 40,000 है वो मैं पूरा का पूरा यूटिलाइज कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता, बिकॉज 80 + 40 तो 120 होता है. बाकी मेरे पास सिर्फ 30,000 है. तो उन्होंने बोला एक काम करो, 30,000 कंट्रीब्यूशन टू एनपीएफ, वो 40,000 है ना, 40,000 में से 30,000 बाजू में निकालो
और वो डाल दो 80 CCE के 1,50,000 के कंप्यूटेशन में, और जो बाकी का 10,000 बचेगा ना, ये दो पार्ट्स बन गए। 40,000 में से 30,000 का एक पार्ट बन गया एंड 10,000 का एक पार्ट बन गया। अभी ये जो 30,000 है वो मैं 80 CCE में जो 1,50,000 का लिमिट दिया है उसमें भी यूटिलाइज करूंगा, और ये जो बाकी का 10,000 है वो मैं 80 CCD 1B में यूटिलाइज करूंगा। आई होप यू गॉट द कंसेप्ट कि एग्जैक्टली कैसे होने वाला है ये पूरा का पूरा कंसेप्ट। अभी ये एक मेरा एग्जाम्पल हुआ जिसमें मैं पूरा का पूरा 80 + 40 + 30 ये 1,50,000 हुआ, और बाकी का जो 10 है वो मैं 80 CCD 1B में कर सकता हूँ। और ये जो 10 है वो 80 CCD 1B में जो लिमिट है दैट इज गोइंग टू बी टू द एक्सटेंट ऑफ 50,000 रुपीज। आई हैव वन मोर एग्जाम्पल फॉर यू, तू ही मुझे बता कि कैसे होगा ये। कॉन्ट्रीब्यूशन टू PPF मतलब जो 80C है दैट इज 80,000, 80 CCC इज 20,000 रुपीज एंड एलिजिबल कॉन्ट्रीब्यूशन टू NPS इज 2,10,000 रुपीज। तो मेरा जो 1,50,000 का लिमिट है वो 80 आएगा, उसमें 20,000 आएगा उसमें, तो टोटल कितना बन गया 1,00,000 रुपीज। मेरे पास कितना बाकी है सिर्फ 50,000, तो मैं क्या करूंगा 2,10,000 में से 50,000 में यूटिलाइज कर दूंगा पहले 1,50,000 में, बराबर। सो कितना होगा 80,000 + 20,000 + 50,000। तो मेरे पास NPS में मैंने एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कितना किया था, मैंने एक्चुअल 2,10,000 किया था। 2,10,000 में से 50 निकालो बाहर, बिकॉज मैंने 1,50,000 में 50 डाल दिए। सो बाहर निकलने के बाद मेरे पास 1,60,000 है। सो सर एक काम करो 80 CCD 1B में ले लो। नहीं भाई, 80 CCD 1B में भी मैं सिर्फ 50,000 का डिडक्शन ले सकता हूं। सो बेसिकली 80,000 + 20,000 + 50,000। सो इधर वापस दो आएंगे, एक आएगा 50,000 और दूसरा भी आएगा 50,000। ऊपर का 50,000 में 1,50,000 में डाल दूंगा और नीचे का 50,000 में किधर डालूंगा 80 CCD 1B में। एकदम चकाचक क्लियर है कि नहीं? एक नंबर, ग्रेट। अभी हम आगे बढ़ते हैं। 80 CCD 1B तो है पूरा कंप्लीट हो गया, और नीचे भी 80 सेक्शन नंबर 80 CCE भी कंप्लीट हुआ 1,50,000 का। ये एक ऐसा पार्ट था जिधर थोड़े स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, बट नो नीड टू गेट कंफ्यूज बिकॉज दिस इज एक्चुअली इजी। पहले समझो कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है 80 CCD 1B में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि सर इज इट मैंडेटरी कि पहले हम लोग 80 CCE का जो 1,50,000 है उसमें पहले डाले और बाद में 80 CCD 1B में डाले? ऐसा कुछ नहीं है, तेरे पे तुझे जैसे इन्वेस्ट करना है वैसे इन्वेस्ट कर, और जैसे तुझे दिखाना है वैसे दिखा, वैसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके ग्रेट। ये कंप्लीट होने के बाद आई विल मूव अहेड विद द नेक्स्ट पार्ट। ये स्टूडेंट्स नोट्स करके मैंने लिख के दिया है। इफ यू डाउनलोड माय नोट्स में मैंने जो एग्जांपल्स अभी लिए थे, आई वांट यू टू राइट दोज एग्जांपल्स। आराम से पॉज करके आराम से वापस देख के ये नोट्स लिखो, सो दैट I want you to be very very clear with this topic because institute can focus on this 80 CCD 1B वाला part। ठीक है ना? ओके चलो अभी नेक्स्ट फटाफट स्टार्ट करते हैं। सेक्शन नंबर 80D, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है ये पर्टिकुलर टॉपिक, पर्टिकुलर सेक्शन 80D, दैट इज डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप एंड मेडिकल ट्रीटमेंट। इसके लिए अगर तूने कुछ भी पैसा इन्वेस्ट मतलब पैसा खर्चा किया हो, यू विल गेट द डिडक्शन ऑफ दैट। ठीक है। एलिजिबल एसएससी कौन है? इंडिविजुअल है, HUF है। इंडिविजुअल में हिमसेल्फ, एक मिनट एक मेरा पॉइंट रह गया। ये 80C में LIC प्रीमियम में किसके लिए एप्लीकेबल होगा? ये इंडिविजुअल के लिए एप्लीकेबल होगा। बट मैं LIC प्रीमियम सिर्फ खुद का करने के बाद ही मुझे सिर्फ डिडक्शन मिलेगा क्या? नहीं, LIC प्रीमियम अगर मैंने खुद के लिए भरा तो भी मिल जाएगा, स्पाउस के लिए भरा तो भी मिल जाएगा, चिल्ड्रन के लिए भरा तो भी मिल जाएगा। बट भाई एक चीज दिमाग में ठोक के डाल दे, दैट इधर तेरे पेरेंट्स इंक्लूड नहीं होते। इंस्टीट्यूट विल गिव यू, आज अगर इंस्टीट्यूट ने डिसाइड किया कि ये स्टूडेंट ये अटेम्प्ट में सब स्टूडेंट्स की मारनी है, तो वो लोग क्या करेंगे? पेरेंट्स का एग्जाम्पल डालेंगे।
पेरेंट्स का एग्जाम्पल डालेंगे, दिस इज वेरी कंफ्यूजिंग, पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, डू नॉट, दे आर नॉट एबल टू रिकलेक्ट एनीथिंग कि एग्जैक्टली किसमें क्या था। इसमें एक, इसीलिए मैंने थोड़ा पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन दिया है, सो दैट एटीसी आने के बाद समझ आएगा कुछ तो क्रॉस था, 2-3 लोग थे। वो क्या है 2-3 लोग? वो 2-3 लोग इसके लिए मैंने डाले हैं बिकॉज पेरेंट्स इधर इंक्लूड नहीं होते। अगर मैंने LIC प्रीमियम मेरे पेरेंट्स के लिए भरा है, अगर मैंने मेरा LIC प्रीमियम मेरे पेरेंट्स के लिए भरा है, आई विल नॉट गेट द डिडक्शन। दे विल ब्यूटिफाई द क्वेश्चन। हाउ यू नो? डिपेंडेंट पेरेंट्स है, पेरेंट्स इतने डिपेंडेंट है कि बहुत डिपेंडेंट है। तो डिपेंडेंट पेरेंट्स के बारे में अगर उन्होंने बात किया तो यू विल फील लाइक अरे यार डिपेंडेंट पेरेंट्स है यार, उनके लिए LIC लिया यार तो मिलना ही चाहिए यार। नहीं मिलेगा LIC, ये ऐसा दे विल ट्रिक यू। डोंट गेट ट्रिक्ड, इधर पेरेंट्स विल नॉट गेट इंक्लूडेड। एंड सिमिलरली मुझे इसमें तुम लोग को डिफरेंस दिखाना है 80 सेक्शन नंबर 80D में। ये सेक्शन नंबर 80D में उन्होंने बोला है एलिजिबल एसएससी इज इंडिविजुअल एंड HUF। अभी मैंने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम किसके लिए भरा? मेरे खुद के लिए, स्पाउस के लिए, पेरेंट्स भी इधर आ गए, इधर पेरेंट्स आ गए। एंड अंडरस्टैंड, पेरेंट्स कैन बी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। वापस बात करता हूं, अगर इंडिविजुअल खुद के लिए, हिमसेल्फ के लिए अगर मेडिकल इंश्योरेंस लिया है, चल जाएगा, मिल जाएगा। स्पाउस के लिए किया है, चल जाएगा, मिल जाएगा। पेरेंट्स के लिए किया है, चल जाएगा, मिल जाएगा। इसमें भेदभाव मत करना, डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, नथिंग लाइक दैट। तो जो पेरेंट्स है ना, सोचना मत, डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, पेरेंट्स है, सोचना मत, भेदभाव मत करना। भाई तेरे पेरेंट्स है यार, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट डज नॉट मैटर, तुझे इस पे डिडक्शन मिल जाएगा। हियर अगेन दे विल ट्राई टू ट्रिक यू, दे विल से पेरेंट्स आर इंडिपेंडेंट तो क्या, पूछ उसको तो क्या करूं, इंडिपेंडेंट है तो बेसिकली इंडिपेंडेंट है तो भी हम लोग को डिडक्शन उसका मिल जाएगा। डिपेंडेंट होने दो, इंडिपेंडेंट होने दो, मिल जाएगा। बिकॉज यही सब पॉइंट्स है जिधर तुम लोग के साथ वो लोग खेलेंगे। बिकॉज इसमें क्या है यार, एवरीबडी नोज 25,000 का डिडक्शन मिलता है, सीनियर सिटीजन होगा तो 50,000 मिलता है, मैं क्या अलग बताने वाला तुम लोग को। बट हियर द मेन पॉइंट इज दिस ओनली, पेरेंट्स पे खेलेंगे, चिल्ड्रन पे खेलेंगे। हिमसेल्फ प्रॉब्लम नहीं है, मिल जाएगा। स्पाउस मिल जाएगा। पेरेंट्स डिपेंडेंट होने दो, इंडिपेंडेंट होने दो, मिल जाएगा। और अगर चिल्ड्रन हो तो चिल्ड्रन नीड टू बी डिपेंडेंट ऑन यू, चिल्ड्रन नीड टू बी डिपेंडेंट ऑन यू। याद कैसे रखेंगे? मम्मी पापा है, अरे यार अब तो भगवान हो, अब डिपेंडेंट हो इंडिपेंडेंट हो फर्क नहीं पड़ता है, फर्क नहीं पड़ता है उनके लिए। मैंने अगर उनके लिए कुछ खर्चा किया, मुझे डिडक्शन मिल जाएगा। मेरा बेटा है, मेरे बेटे तू डिपेंडेंट है मेरे पे, अच्छा तू डिपेंडेंट है तो मैं तेरा मेडिकल इंश्योरेंस भरता हूं तो मुझे डिडक्शन मिल जाएगा। इंडिपेंडेंट है ना, खुद करना, ऐसा हो सकता है। ऐसा तुम लोग याद रखो, ऐसे याद रखो। डिपेंडेंट चिल्ड्रन को के लिए अगर मैंने कुछ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, आई विल गेट द डिडक्शन। बट इंडिपेंडेंट होगा, आई विल नॉट गेट द डिडक्शन। HUF एनी मेंबर मोड, उन्होंने स्पेसिफिकली लिखा है दैट इफ यू आर मेकिंग अ पेमेंट अंडर सेक्शन 80D, जिधर जो लिखा है उसमें तूने पेमेंट कैश में नहीं करना चाहिए, रोकड़ा नहीं देना चाहिए तूने, एनी मोड अदर देन कैश। एंड इसमें देयर इज वन मोर थिंग, पेमेंट फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। ये प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है ना, उसके लिए तू पेमेंट कैश में कर सकता है, बाकी किसी में भी तुझे कैश में पेमेंट नहीं कर सकता। अभी लेट्स मूव ऑन टू द मेन टॉपिक। पहले हम लोग पूरा का पूरा बात करेंगे इंडिविजुअल पे। HUF अभी 2 मिनट के लिए भूल जाओ। अभी इंडिविजुअल के केस में भी मैं पहले बात करूंगा सेल्फ, स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन का। सेल्फ, स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन का मैं पहले बात करूंगा, उसके बाद में पेरेंट्स का बात करूंगा। अभी के लिए पेरेंट्स को भूल जाओ, अभी के लिए पेरेंट्स को भूल जाओ। अभी देख, मैं इंडिविजुअल हूं, सेल्फ, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन, ये एक कैटेगरी किया है मैंने। अगर खुद के लिए, स्पाउस के लिए, डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए अगर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम लिया, मुझे डिडक्शन मिल जाएगा। मैंने अगर मेरे खुद के लिए, स्पाउस के लिए, डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में इन्वेस्ट किया, डोंट वरी, मुझे डिडक्शन मिल जाएगा। अगर मैंने खुद के लिए, मेरे स्पाउस के लिए, मेरे डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए अगर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का एक्सपेंडिचर किया होगा, मुझे उसका डिडक्शन मिल जाएगा भाई। बट उसका डिडक्शन का लिमिट क्या है? उसके डिडक्शन का लिमिट इज 25,000। बिकॉज मैं बहुत छोटा हूँ, 60 ईयर्स से कम हूँ। Then in that case, मेरे केस में the limit is going to be 25,000. बट अगर मेरा एज 60 के ऊपर गया, then in that case मुझे 25 तो मिल ही रहा था, प्लस 25 एडिशनल मिल जाएगा। सो टोटल मुझे 50,000
का मुझे टोटल डिडक्शन मिल सकता है। 25 + 25 बेसिकली नॉन सीनियर सिटीजन 25, सीनियर सिटीजन हुआ ना इसके लिए कुछ बेनिफिट दिया, एडिशनल 25 बढ़ा के दिया। ये मैं पेरेंट्स का 1 मिनट भी बात नहीं किया इधर, मैं अभी सिर्फ खुद के लिए बात कर रहा हूं, खुद सेल्फ, स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन। क्लियर एकदम? ग्रेट। ओके, बट कभी कभी होता क्या है कि 60+ होने के बाद ना कभी कभी उनको इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं मिलता है, कभी कभी लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं मिलता है, एंड दैट इज वाई लोग बोलते थे अरे यार तुम लोग 50,000 का डिडक्शन तो दे रहे हो, समझो ना मैं 60+ हो गया, मुझे समझा क्या बात है, ये टाइम से तो मुझे 50,000 का डिडक्शन मिलेगा। बट मैं जब हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के पास गया, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे खड़ा भी नहीं किया, उन्होंने बोला आप सर 60+ हो, 60+ हो तो उनके लिए मैं हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं देते। कोई कोई लोगों को ऐसा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, एंड दैट इज वाई दे केम अप विद द अमेंडमेंट। और उन्होंने बोला अगर यू आर अ सीनियर सिटीजन, आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है, देन इन दैट केस इवन दो यू इनकर एनी मेडिकल एक्सपेंडिचर, हम लोग उसका डिडक्शन दे देंगे। सो बेसिकली अगर मेरा एज 65 है, एज अगर मेरा 65 है, देन इन दैट केस मुझे तो कोई खड़ा नहीं कर रहा है मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी में। तो उन्होंने बोला है इनकम टैक्स एक्ट ने कि ठीक है 50,000 आप स्पेंड नहीं कर पा रहे हो ना मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी में, बिकॉज कोई दे नहीं रहा, एक काम करो आपने जो मेडिकल का खर्चा किया ना उसका हम लोग डिडक्शन दे देंगे। ये मैंने इधर लिखा है सेकेंड कैटेगरी में। medical expenditure of senior citizen age more than 60 years and medical premium not paid for such person। of course मतलब मैं मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम भी पे करता हूँ, उसका भी डिडक्शन लेता हूँ, और मेडिकल एक्सपेंडिचर भी करता हूँ, तो तुझे दोनों का डिडक्शन तो नहीं मिलेगा। बिकॉज लॉजिक समझ यार, लॉजिक समझ, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ लॉजिक से समझो, कुछ रट्टा मारने का रिक्वायरमेंट नहीं है। लॉजिक यही है कि कोई कोई लोगों को नहीं मिलता है यार मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी, तो इसीलिए उन्होंने मेडिकल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट दिया है। अगर तुझे मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए और वापस मेडिकल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट लेगा तो डबल डबल बेनिफिट होगा ना, ये गलत होगा, और इसीलिए उन्होंने ये पॉइंट ऐड किया है। बट तुझे अगर मेडिकल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट लेना है देन इन दैट केस यू शुड नॉट हैव मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी। मोटा मोटी सब मिला के मुझे कितना डिडक्शन मिलने वाला है वो, अगर मेरे पास पॉलिसी हो और मैं सीनियर सिटीजन हूं तो 25 + 25 50, मेरे पास पॉलिसी नहीं है तो 50 का मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल एक्सपेंडिचर, बेसिकली 50,000 का मुझे टोटल डिडक्शन मिल सकता है, मैक्सिमम 50,000। ओके, ये मैं सिर्फ और सिर्फ सेल्फ, स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन का बात किया। अभी मैं जाता हूं पेरेंट्स पे। अगर पेरेंट्स के केस में अगर मैंने पेरेंट्स के लिए अगर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम भरा है, मुझे मिल जाएगा डिडक्शन। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के लिए कुछ इन्वेस्ट किया है, मुझे उस पर डिडक्शन नहीं मिलेगा, बट उनके अगर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में मैंने कुछ भी किया है मुझे उनका डिडक्शन मिल जाएगा। अगर मेरे पेरेंट्स 60 के नीचे है तो मुझे 25,000 का मिलेगा, अगर 60 के ऊपर है तो मुझे एडिशनल 25 मिलेगा, विच मीन्स इफ माई पेरेंट्स आर मोर देन 60 years of age, I will get the maximum deduction of 50,000 rupees। इन केस उनको मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं मिलता है, देन इन दैट केस इवन इफ आई इनकर टुवर्ड्स देयर मेडिकल एक्सपेंडिचर, if I incur medical expenditure, then in that case I will get the deduction of that medical expenditure also। पर प्लीज याद रखना प्रैक्टिकल स्टैंड पॉइंट से आपके पास उसके बिल्स होने चाहिए। एकदम क्लियर है, एकदम पक्का है। सो बेसिकली पेरेंट्स के केस में भी मैक्सिमम 50,000 का डिडक्शन मुझे मिल सकता है। तो मैं ऐसे बोलूं क्या, अगर मैं ऐसे बोलूं क्या कि अगर मैं 60+ हूं और मेरे पेरेंट्स भी 60+ है तो मुझे मैक्सिमम डिडक्शन 1 लाख का मिल सकता है। मतलब मुझे मेरा 50 लाख एंड मेरे पेरेंट्स का मुझे मेरा 50,000 एंड मेरे पेरेंट्स का 50,000। सो बेसिकली टोटल डिडक्शन कितना मिल सकता है मुझे? 1 लाख रुपया। एकदम चकाचक क्लियर है, सही है। अभी मैं HUF का बात करता हूं, HUF के मेंबर्स का बात करता हूं, ठीक है। मेंबर्स ने अगर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए पे किया उनको डिडक्शन मिल जाएगा। किसमें नहीं मिलेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में मुझे डिडक्शन नहीं मिलेगा। ईयर अगेन 25,000 का डिडक्शन मिलेगा, एडिशनल डिडक्शन अगेन 25,000 अगर मेंबर 60 के ऊपर है तो। अगर मेंबर के पास मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है देन ही कैन इनकर द मेडिकल एक्सपेंडिचर एंड ही कैन क्लेम द डिडक्शन ऑफ दैट मेडिकल एक्सपेंडिचर। सो टोटल उनको डिडक्शन कितना मिलेगा? 50,000 रुपया। अभी मैंने एक चीज तुम लोग के साथ डिस्कस किया था, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप जो था वो उसके लिए मैं पैसा एक्सपेंडिचर इनकर कर सकता हूँ फॉर माई सेल्फ, फॉर माई स्पाउस, फॉर माई चिल्ड्रन, फॉर माई पेरेंट्स।
उसके लिए देयर इज अ लिमिट ऑफ 5,000 रुपीज। ये 5,000 तक मैं सॉरी 5,000 तक मैं प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए पैसा इन्वेस्ट कर सकता हूँ और एक्सपेंडिचर इनकर कर सकता हूँ। बट इधर ये जो 5,000 का लिमिट है वो फर्स्ट कैटेगरी एंड सेकंड कैटेगरी अलग नहीं है। फर्स्ट कैटेगरी मतलब सेल्फ, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन फर्स्ट कैटेगरी, पेरेंट्स इज द सेकंड कैटेगरी। ये 5,000 इज नॉट एप्लीकेबल फॉर फर्स्ट कैटेगरी एंड सेकंड कैटेगरी सेपरेटली। ये 5,000 है वो सबके लिए मिला के एक साथ 5,000 है। ओके, इधर ना लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं एंड दैट इज व्हाई आई हैव गिवन वन एग्जांपल। सी एग्जाम्पल फर्स्ट में क्या लिखा है, आई एम 43 years of age, पेड हेल्थ इंश्योरेंस फॉर माई सेल्फ एंड स्पाउस, और इसके लिए मैंने कितना स्पेंड किया, 20,000 रुपीज। मेडिकल इंश्योरेंस फॉर फादर इज 47,000 रुपीज। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में मैंने कितना स्पेंड किया, 3,600 रुपीज। एंड प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप फॉर सेल्फ एंड स्पाउस एंड फादर इज गिवन 3,000 मेरे स्पाउस के लिए एंड 4,000 फादर के लिए। अगर क्वेश्चन आया तो ना लोगों को, अभी ATD तो सबको समझता है, उसमें कुछ नहीं है, बट ये प्रेजेंट कैसे करना है, इंप्लीमेंट कैसे करना है, थोड़ा सा लोगों को कंफ्यूजन होता है। और इसीलिए यही कंफ्यूजन दूर करने के लिए आई हैव कम अप विद दिस। सीधा एक काम करो, एक टेबल बनाओ। टेबल पे पर्टिकुलर्स कैटेगरी 1, कैटेगरी 2। नाउ यू नो व्हाट इज कैटेगरी 1, यू नो व्हाट इज कैटेगरी 2। कैटेगरी 1 लिखो, कैटेगरी 2 लिखो कि मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। बेसिकली कीप एवरीथिंग वेरी क्लियर इन फ्रंट ऑफ यू। नाउ मैंने मेरे खुद के लिए, स्पाउस के लिए और चाइल्ड के लिए कुछ इंश्योरेंस प्रीमियम भरा है क्या, देखना ऊपर भरा है ना, 20,000 रुपीज बराबर है। तो 20 कुछ नहीं करने का, ऊपर देखने का, नीचे फिल आउट करने का, ऊपर देखने का, नीचे फिल आउट करने का। देख इधर मैं आऊंगा और इधर लिखूंगा, क्या लिखा मैंने, किधर लिखा, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम में लिखा। मेरे पेरेंट्स के लिए कुछ खर्चा किया है क्या, यस मैंने 47,000 मेरे फादर के लिए खर्चा किया है। ठीक है, तो इधर मैं लिखूंगा 47,000, एकदम चकाचक क्लियर है। इधर लिखूंगा 47,000। ओके, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में अभी क्या क्या हुआ है, ये हुआ है 20,000 का हुआ, उसके बाद क्या हुआ 47,000 का हुआ, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम 3,600। ये मेरे लिए था तो इसलिए मैंने क्या किया, 3,600 ये मैंने 3,600 इधर ऐड करके लिख दिया। अभी ना प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करने के पहले 2 मिनट के लिए रुको, 2 मिनट के लिए रुको और देखो कि मेरा टोटल इनकम कितना हुआ है। अभी 20,000 प्लस 3,600 कम्स टू 23,600। आई एम 43 years of age, मतलब लेस देन 60। सो मेरे लिए लिमिट कितना है, 25,000। उसमें से मैंने 23,600 ऑलरेडी स्पेंड किया है, तो मेरे पास बाकी कितना है, सिर्फ 1,400। तो मुझे बता, जो मेरे 3,000 रुपीज मुझे प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए मिले थे, विल आई गेट एंटायर 3,000 एज माई डिडक्शन? I cannot get entire 3,000 as my deduction. I will get only how much? First, I will write 3,000. I will cut 3,000 so that you will understand. And then I will write 1,400. ये सबका टोटल कितना होता है? सबका टोटल होता है 25,000. ओके, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के लिए कुछ है क्या पेरेंट्स के लिए? कुछ नहीं है, मुझे वैसे भी मिलता नहीं है. नेक्स्ट इज प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप फॉर माई फादर. नाउ 47,000 ऑलरेडी इनकर हो चुके हैं, बराबर है. अभी कितने बाकी है? अभी फादर इज मोर देन 60, तो अभी 3,000 बाकी है. फादर के लिए मैंने हेल्थ चेकअप के लिए कितना इनकर किया था एक्सपेंडिचर? 4,000. बट विल आई बी एबल टू क्लेम 4,000? नो, आई विल बी एबल टू क्लेम ओनली 3,000. बट बिफोर राइटिंग 3,000 जस्ट चेक कि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप टोटल 5,000 का ही मिलता है मुझे. प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप मुझे 5,000 का ही मिलता है. अगेन आई एम रिपीटिंग दिस. 47,000 पेरेंट्स का है, 50,000 रुपीज टोटल मुझे डिडक्शन मिल सकता है. उसमें से 47 ऑलरेडी यूटिलाइज हो गया है, अभी 3,000 बाकी है. मैंने कितना स्पेंड किया था प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए? 4,000 रुपीज, विच मीन्स मुझे 4,000 नहीं, मैक्सिमम मिल सकता है तो 3,000 ही मिल सकता है. ओके, तो 3,000 में लिखने जा रहा हूं, बट उसके पहले देखूंगा कि टोटल प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप तो 5,000 का ही मिलता है मुझे. उसमें से 1,400 ऑलरेडी उसमें से निकल गया है. सो कितना बाकी है? 3,600. मुझे कितना चाहिए? 3,000. तो मैं इधर डाल सकता हूं 3,000. तो मैं इधर 3,000 इधर डाल सकता हूं.
एकदम क्लियर है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आई होप एवरीबडी इज क्लियर। अगर अगर सिचुएशन ऐसा होता, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, अगर सिचुएशन ऐसा होता, मैं इधर लिखता हूं 44,000, मेरे पास टोटल 6,000 है, 6,000 बाकी है मेरे। ओके एक मिनट, थोड़ा सा मैं एग्जांपल चेंज करता हूं, रुको। इधर भी मैं प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए मेरे फादर के लिए आई हैव स्पेंट 7,000 रुपीज, पेरेंट्स में 44,000 रुपीज मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम है। तो मुझे बता, मुझे टोटल डिडक्शन कितना मिलेगा? 50,000 का। 50,000 में से 44,000 तो मैंने ऑलरेडी यूटिलाइज कर दिया है। मेरे पास अभी कितना कितना बाकी है डिडक्शन लेना? 6,000 रुपया। नो 6,000 रुपये मैंने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए किया है क्या? यस 7,000 किया है, बट आई विल गेट अ डिडक्शन ऑफ 6,000। बट विल यू गेट अ डिडक्शन ऑफ 6,000? नो, बिकॉज तुझे प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए तुझे स्पाउस, सेल्फ, स्पाउस, चाइल्ड एंड पेरेंट्स मिला के 5,000 मिलता है। 5,000 में से ऑलरेडी 1,400 तूने यूटिलाइज कर दिया है, एंड दैट इज वाई यू कैन गेट द मैक्सिमम डिडक्शन ऑफ हाउ मच? 3,600। ये अगर समझा होगा एक नंबर, नहीं समझा होगा मस्त रिवाइंड करो और वापस देखो, कुछ प्रॉब्लम नहीं। रिवाइंड करो, वापस देखो, 2-3 बार देखो, आई एम श्योर समझेगा। अगर नहीं समझा तो मुझे पूछ लेना, आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स। ठीक है, एकदम ईजी है। बस सिर्फ एक चीज तुझे क्या याद रखना है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में 5,000 दोनों के लिए मैक्सिमम है। बस तुझे अगर ये कंसेप्ट समझा होगा तो ये सब कुछ तुझे समझ जाएगा। एक्सीलेंट, ओके। ये मेरा ATD का एग्जाम्पल था। अभी उसमें ना और एक पॉइंट है। क्या हुआ रे? इसमें और एक पॉइंट है, इफ द मेडिकल प्रीमियम इज पेड लमसम, मतलब कभी कभी कैसे होता है ना, लोग 3-4 साल के लिए एक साथ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर देते हैं। अगर 3-4 साल के लिए एक साथ पे किया, समझे, एग्जाम्पल से बात करते हैं, 60,000 रुपीज मैंने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है फॉर 3 ईयर्स। कितना? 60,000 रुपीज 3 साल के लिए। तो मुझे डिडक्शन कितना मिलेगा? पूरा 60 का 60 ये साल में मिलेगा क्या? बिकॉज मैंने आज यही साल में 60,000 पे किया। नहीं भाई, अगर तूने मेडिकल इंश्योरेंस जितना पे किया है उतना प्रोपोर्शनेटली एवरी ईयर मुझे उतना उतना मिल जाएगा। 60,000 है, 3 साल के लिए है, तो ये साल में 60/3 मतलब 20, नेक्स्ट ईयर में 20, उसके नेक्स्ट ईयर में 20। ये मैंने इधर पॉइंट कवर कर दिया, एकदम क्लियर है। ओके, आई विल मूव अहेड विद द नेक्स्ट पार्ट। अभी बहुत छोटे छोटे सेक्शंस है। सेक्शन नंबर 80DD, दैट इज डिडक्शन ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ हैंडीकैप्ड डिपेंडेंट रिलेटिव। अगर मैंने मेडिकल ट्रीटमेंट पे, मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंट रिलेटिव पे कुछ भी खर्चा किया हो, आई विल गेट द डिडक्शन ऑफ दैट। मैं कौन हूं मेरी डिडक्शन मिलने के लिए? मैं हूं रेसिडेंट इंडिविजुअल। कौन? इंडिविजुअल नहीं, कौन हूं मैं? रेसिडेंट इंडिविजुअल हूं। डिडक्शन कितना मिलेगा? इधर ना, प्लीज याद रखना, इधर इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर आई विल गेट द फ्लैट डिडक्शन ऑफ 75,000 रुपीज। आई हैव स्पेंड 50,000, स्टिल आई विल गेट अ डिडक्शन ऑफ फ्लैट 75,000। अगर ये डिसेबिलिटी नॉर्मल डिसेबिलिटी है, अगर ये डिसेबिलिटी सीवियर डिसेबिलिटी है, मतलब 80% और मोर का डिसेबिलिटी है, देन 1,25,000 इज द फ्लैट डिडक्शन विच आई एम गोइंग टू गेट। अभी मैंने किस पे स्पेंड करना चाहिए? मैंने स्पेंड करना चाहिए मेडिकल ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग नर्सिंग, ट्रेनिंग, रिहैबिलिटेशन ऑफ डिपेंडेंट हैविंग दैट डिसेबिलिटी। नॉर्मल डिसेबिलिटी 75, सीवियर डिसेबिलिटी 1,25,000 फ्लैट डिडक्शन। ओके, अभी समझो कि मेरा एक डिपेंडेंट रिलेटिव है चिंटू करके। मैंने मेरे चिंटू के लिए, मेरे वो चिंटू करके जो रिलेटिव है उसके लिए मैंने कुछ खर्चा किया, मुझे 75,000 का सीधा डिडक्शन मिल गया। बट अगर चिंटू खुद 80U के अंडर डिडक्शन क्लेम कर रहा है, नो विल अंडरस्टैंड 80U क्या है। अगर 80U में क्या लिखा है? हैंडीकैप्ड असेसी। समझो कि चिंटू हैंडीकैप्ड है। ओके, हैंडीकैप्ड असेसी, एक मिनट वापस बोलता हूं, मैंने चिंटू के लिए कुछ खर्चा किया है और मैंने डिडक्शन लिया 75,000 का। बट चिंटू खुद 80U के अंडर डिडक्शन क्लेम करता है, देन इन दैट केस मुझे उस पे जो मैंने खर्चा किया था उस पे 80DD में डिडक्शन नहीं मिलेगा।
बराबर ना, दो दो डिडक्शन थोड़ी मिलेंगे यार सेम एक्सपेंडिचर के लिए, बात बराबर है ना यार। मैंने अगर चिंटू के लिए किया है तो डिपेंडेंट रिलेटिव के लिए मैंने खर्चा किया ना, तो उसने एटीयू में डिडक्शन नहीं लेना चाहिए। अगर उसने एटीयू में डिडक्शन लिया है तो मुझे एटीडीडी में डिडक्शन नहीं मिलेगा। एकदम क्लियर है, डबल डबल बेनिफिट गवर्नमेंट नहीं देगा तुझे। स्पेशल नोट्स, असेसी शुड इनकर द एक्सपेंसेस ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट, और अगर इनकर नहीं करना है ना तो एक उन्होंने एक स्पेसिफाई किया है, वो पर्टिकुलर अकाउंट में तुम लोग को जाके वो अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ेगा, और डिपॉजिट एनी अमाउंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ सच हैंडीकैप्ड डिपेंडेंट रिलेटिव। तुझे स्पेंड करना है स्पेंड कर, तुझे अगर स्पेसिफिक अकाउंट में जाके डिपॉजिट करना है जाके डिपॉजिट कर, कुछ भी चलेगा, दोनों के लिए डिडक्शन मिल जाएगा। एंड आगे चीज लिखा है मैंने, ही और शी शुड नॉट टेक अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80U। उसने अगर 80U में लिया है, मुझे 80DD में नहीं मिलेगा। अभी वो रिलेटिव कौन हो सकता है? अगर इन केस ऑफ इंडिविजुअल, रिलेटिव कैन बी स्पाउस, ब्रदर, सिस्टर, चिल्ड्रन, मदर, फादर। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इस पे नहीं आएगा, क्वेश्चन इस पे नहीं आएगा। क्वेश्चन में क्या पूछेंगे? ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर। देन यू विल फील अरे यार ग्रैंडफादर कितना अच्छा आदमी है यार, ग्रैंडफादर के लिए कुछ तो उसने खर्चा किया तो उसको तो डिडक्शन मिलना ही चाहिए। नहीं, इधर स्पेसिफिकली ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर कवर नहीं किए है ना, तो इस पे तुझे डिडक्शन नहीं मिलेगा। एचयूएफ अगर होगा तो एनी मेंबर ऑफ एचयूएफ विल बी योर रिलेटिव। आगे बढ़ता हूं एटीयू में। एटीयू इज व्हाट? डिडक्शन फॉर हैंडीकैप्ड असेसी। हैंडीकैप्ड असेसी मतलब अगर वो पर्टिकुलर असेसी हैंडीकैप्ड है, अगर मैं हैंडीकैप्ड हूं, देन इन दैट केस आई कैन क्लेम द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80U। इधर मैं खुद के लिए कर रहा हूं खर्चा, ऊपर क्या है मैं किसी और के लिए कर रहा हूं खर्चा। मतलब ऊपर के केस में मैं जो चिंटू के लिए एक्सपेंडिचर कर रहा हूं ना, वो मेरे डिडक्शन का बात कर रहा है। एटीयू में चिंटू खुद जो डिडक्शन लेगा ना, अगर एटीयू में चिंटू खुद अगर वो हैंडीकैप्ड होगा तो वो एटीडीडी में डिडक्शन नहीं लेगा, वो किस में होगा? एटीयू में होगा। तो बेसिकली एटीयू में जो डिसेबल्ड है उसको डिडक्शन मिलता है। ओके, एलिजिबल असेसीज, रेसिडेंट इंडिविजुअल, डिडक्शन अगेन सेम फ्लैट डिडक्शन। नॉर्मल डिसेबिलिटी 75, अगर सीवियर होगा तो 1,25,000। आगे बढ़ता हूं सेक्शन नंबर 80DDB में। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिसीज, दैट इज रूल नंबर 11DD। स्पेसिफाइड डिसीज किधर लिखा है? रूल नंबर 11DD में। अगर उसके मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अगर मैंने कुछ भी खर्चा किया तो मुझे उसका डिडक्शन मिल जाएगा। बट एलिजिबल असेसी कौन है? रेसिडेंट इंडिविजुअल। मैंने खर्चा किसके लिए किया है? फॉर सेल्फ, डिपेंडेंट रिलेटिव। अभी एस मतलब क्या? स्पाउस। सी मतलब क्या? चिल्ड्रन। पी मतलब क्या? पेरेंट्स। बी मतलब ब्रदर एंड एस मतलब सिस्टर। इनके लिए अगर उनको अगर स्पेसिफाइड डिसीज हुआ है, मैंने अगर कुछ खर्चा किया, देन इन दैट केस मुझे उसका डिडक्शन मिलेगा 80DDB में। स्पेसिफाइड डिसीज है, ये स्पेसिफाइड डिसीज है। एचयूएफ होगा तो एनी डिपेंडेंट मेंबर। डिडक्शन कितना मिलेगा? मैंने जितना खर्चा किया और 40,000 विच एवर इज लोअर। जिसके लिए खर्चा किया है, इफ दैट पर्सन इज लेस देन 60 तो 40,000 तक रिस्ट्रिक्ट होगा, और अगर जिसके लिए खर्चा किया है वो अगर मोर देन 60 होगा, देन इन दैट केस 1 लाख तक रिस्ट्रिक्ट होगा। एक्चुअल एक्सपेंडिचर किया 2 लाख का, किसके लिए किया? मेरे ब्रदर के लिए किया, ही इज 40 years of age। तो जितना खर्चा किया और 40,000 विच एवर इज लोअर, सो 40,000। सेकेंड इज मैंने सीनियर सिटीजन के लिए कुछ खर्चा किया है, समझो 3 लाख रुपए। सो 3 लाख रुपए एक्चुअल और 1 लाख रुपीज विच एवर इज लोअर, मतलब 1 लाख का मुझे डिडक्शन मिलेगा। बट इसमें भी उन्होंने बोला ये जो आएगा विच एवर इज लोअर वाला आंसर दैट, और अगर इंश्योरेंस क्लेम से अगर कुछ भी तुझे पैसा मिला होगा, खर्चा कितना किया इतना इतना खर्चा किया, मुझे इंश्योरेंस क्लेम कुछ मिला है, तो मेरा पूरा कॉस्ट हो गया क्या? नहीं। अभी 1 लाख मुझे डिडक्शन मिल रहा है, पर 1 लाख डिडक्शन मिलने के लिए मैंने खर्चा 1 लाख किया इसके लिए ना, बट 1 लाख खर्चा किया उसमें से 40,000 तो मुझे इंश्योरेंस क्लेम मिला, तो मेरे लिए कॉस्ट 1 लाख हुआ क्या? नहीं। व्हाट आर वी लर्निंग? वी आर लर्निंग एक्सपेंडिचर बेस्ड डिडक्शन। एक्सपेंडिचर में इफ दैट insurance claim is not your expenditure, government is not going to allow you that expenditure। but इधर ये इंश्योरेंस क्लेम जो है वो इंश्योरेंस क्लेम कभी तुझे माइनस करना है, तुझे एक्चुअल एक्सपेंसेस से माइनस नहीं, एक्चुअल एक्सपेंसेस एंड ट्रीटमेंट से माइनस नहीं करना है। उन्होंने कैसा लुच्चागिरी किया इधर उन्होंने बोला जितना एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ, समझो 3 लाख, किस पे किया था? सीनियर सिटीजन पे किया था। 3 लाख और 1 लाख विच एवर इज लोअर, उसमें से 50,000 तुझे वापस मिल गए, तो 50,000 जो है ना वो विच एवर इज लोअर से माइनस करूंगा, 3 लाख से माइनस नहीं करूंगा, राइट। सो 1 लाख माइनस 50,000, बाकी का जो 50,000 है उतना मेरा एक्सपेंडिचर मान के मुझे उसमें डिडक्शन मिल जाएगा। ये थोड़ा सा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन था ऑफ दिस सेक्शन 80DDB। अभी मैं आगे बढ़ता हूँ सेक्शन नंबर 80E में। 80E टॉक्स अबाउट डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हायर एजुकेशन इन इंडिया और अब्रॉड। मतलब मैं खुद के लिए
मेरे स्पाउस के लिए, मेरे चिल्ड्रन के लिए अगर मैंने कुछ भी एजुकेशन लोन लिया है, इट कैन बी इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया फॉर हायर स्टडीज, मतलब 12th के बाद के स्टडीज के लिए इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया कुछ भी अगर मैंने लोन लिया है, देन इन हायर स्टडीज के लिए एजुकेशन लोन लिया है, देन इन दैट केस आई विल गेट द डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट ऑफ द इंटरेस्ट कंपोनेंट। और वो जो डिडक्शन होगा, वो डिडक्शन कितना मिलेगा, वो डिडक्शन मुझे मिलेगा इंटरेस्ट अमाउंट फॉर अ पीरियड ऑफ 8 consecutive years starting from the year in which I have started making a payment of interest। आज से अगर मैंने इंटरेस्ट का पेमेंट चालू किया है, आज से 8 साल तक मुझे उसका डिडक्शन मिल जाएगा। बट व्हाट इज द हायर अमाउंट ऑफ डिडक्शन? ऐसा कुछ भी नहीं है। तूने अगर 1 करोड़ रुपए भी अगर पे किया होगा इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, तो भी तुझे उतना डिडक्शन मिल जाएगा। ये पर्टिकुलर पार्ट मैंने मेरे इंस्टाग्राम पेज पे ये बहुत अच्छे से कवर किया है कि कौन से लोन्स आपके टैक्सेस बचा सकते हैं। नेम ऑफ माई इंस्टाग्राम पेज इज मनी मैटर्स विद अमित। इस पे इफ यू गो, उस पे मैंने लिया है टेक लोन सेव टैक्सेस, दिस इज द कवर पेज। उस पे मैंने पूरा का पूरा ये पार्ट कवर किया है। इफ यू गो टू दैट पेज यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ टैक्स सेविंग टिप्स। और अगर आपको अच्छा लगा होगा प्लीज फॉलो करना। ओके, उसके बाद है एलिजिबल असेसीज इंडिविजुअल डिडक्शन, तुम लोग को बता दिया। इंटरेस्ट कंपोनेंट नॉट द प्रिंसिपल कंपोनेंट। कंडीशन इज डिडक्शन अलाउड ओनली इफ द लोन टेकन फॉर एजुकेशन, किसके लिए? फॉर सेल्फ, फॉर स्पाउस एंड फॉर चिल्ड्रन एंड एनी स्टूडेंट फॉर हुम असेसी इज अ लीगल गार्जियन। कूल। उसके बाद ATEE में अभी डिस्कस नहीं करता हूँ बिकॉज ATEE अभी पुराना सेक्शन हुआ और उसका एप्लीकेबिलिटी भी अभी नहीं है। अभी मेन सेक्शन पे आगे बढ़ता हूँ मैं। ATEE करके सेक्शन है। ATEE पहले का सेक्शन है। ATEE जो है ना, ये वही सेक्शन का आगे का पीरियड जो है वो ATEE में कवर किया है। सो इसीलिए ATEE कवर करता है। ATEE इज टॉकिंग अबाउट डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ हाउसिंग लोन। अभी मैंने क्या किया, अभी भाई अभी ध्यान रख, मैंने ATC में बात किया था, प्रिंसिपल कंपोनेंट का। अगेन होम लोन के केस में देयर आर 2 कंपोनेंट्स, एक कंपोनेंट है प्रिंसिपल का, दूसरा कंपोनेंट है इंटरेस्ट का। प्रिंसिपल कंपोनेंट यू गेट इन ATC, इंटरेस्ट कंपोनेंट यू विल गेट इन 2 सेक्शंस। इंटरेस्ट कंपोनेंट यू विल गेट इन 24B, 24B मतलब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, 2 लाख रुपया, एंड ATEA का 1,50,000 रुपीज। नाउ एलिजिबल असेसी कौन है? इंडिविजुअल है, अदर देन कवर्ड अंडर ATEE। ये अभी के लिए इग्नोर करना। डिडक्शन कितना मिलेगा मेरे इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा मैक्सिमम 1,50,000 रुपीज। ओके, लोन शुड बी टेकन फ्रॉम द बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फर्स्ट कंडीशन क्या है? अगर तुझे डिडक्शन चाहिए ना, तो एक काम कर, लोन तू बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले। उसका स्टैंप ड्यूटी वैल्यू शुड बी लेस देन और इक्वल टू 45 lakhs। 45 lakhs अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कम होगा 45 lakhs से, then in that case you will get the deduction of this interest। Third point, loan should be sanctioned between 1/4/2019 till 31/3/2022। मतलब गया ये जो रिसेंट जो 31 मार्च गया, उसमें ये पूरी सेक्शन एक्चुअली खत्म हो चुका है। तो ये नवंबर दिसंबर के एग्जाम के बाद कितना एप्लीकेबल होगा, मे बी कितना एग्जाम में पूछेंगे, वी नेवर नो, वी डोंट नो, बट वी नेवर नो कि कभी एग्जाम में आ सकता है। इसीलिए हम लोग को अगर दिया है ना तो करना है, राइट। तो ATEE में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखा है? इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन का मुझे डिडक्शन मिल सकता है। कंडीशन नंबर 1, मैक्सिमम 1,50,000 का मिलेगा। उसमें कंडीशन क्या है? फर्स्ट इज बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेना चाहिए। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ऑफ दैट हाउस इज लेस देन और इक्वल टू 45 lakhs। योर फेयर मार्केट वैल्यू डज नॉट मैटर, एक्चुअल कंसिडरेशन डज नॉट मैटर। assessee should not own any residential house property on the date of sanction of the loan। मतलब ये जो मुझे डिडक्शन चाहिए, डिडक्शन के लिए अगर मेरे पास ऑलरेडी 4 प्रॉपर्टीज है और मैं 5वें प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट का डिडक्शन लेना चाहता हूँ, उस पर गवर्नमेंट बोलता है भाई तुझे क्या जरूरत है रे डिडक्शन का 1,50,000 से, तेरे पास ऑलरेडी 4 प्रॉपर्टीज है, इतना ही पैसा वाला है तू। तो हम लोग को इतने पैसे वाले लोगों को बेनिफिट नहीं देना है, हम लोग को जिनको जरूरत है ना उनको डिडक्शन देना है। और इसीलिए यू शुड नॉट ओन एनी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ऑन द डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ द लोन। नेक्स्ट इज आई शुड नॉट हैव एनी रेसिडेंशियल, हाँ ओके, दिस इज आई थिंक ये पॉइंट रिपीट हुआ है। पॉइंट नंबर 6 है वेयर अ डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन इज अलाउड फॉर एनी इंटरेस्ट। मतलब ये सेक्शन के अंडर अगर इंटरेस्ट का डिडक्शन अलाउ किया है तो कौन से भी दूसरे सेक्शन में मुझे उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा सेम इंटरेस्ट का। ये उन्होंने एक पॉइंट डाल के रखा है। अभी
इंटरेस्ट पे इफ यू रिमेंबर हाउस प्रॉपर्टी में पॉइंट कवर किया है 24B में, इफ इट इज अ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी तो तुझे उधर भी डिडक्शन मिलता है टू द एक्सटेंट ऑफ मैक्सिमम 2 लाख रुपीज। सो उन्होंने बोला एक काम कर, पहले 24B में जाके 2 लाख पहले यूटिलाइज कर और उसके बाद इधर आके 1,50,000 यूटिलाइज कर। मतलब कैन आई से इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन पे तुझे मैक्सिमम 3,50,000 का बेनिफिट मिलेगा। कैसे? 2 lakhs in 24B एंड 1,50,000 इन 80EEA। एकदम क्लियर है? दिस इज योर सेक्शन 80EEA। मैं नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ 80EEB पे, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल लोन। अगर तूने मस्त इलेक्ट्रिक व्हीकल लोन लिया, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए लोन लिया, अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल में एग्जैक्टली मैं 2 मिनट पहले जो तुम लोग को बताया था कि मनी मैटर्स विद अमित पे मैंने पूरा का पूरा पॉइंट कवर किया है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए जो मैं लोन ले रहा हूँ वो इलेक्ट्रिक व्हीकल शुड नॉट बी हाइब्रिड। आजकल हाइब्रिड व्हीकल्स आता है। हाइब्रिड मतलब क्या? पेट्रोल में भी कन्वर्ट हो सकता है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल। इस पे उन्होंने बेनिफिट नहीं दिया है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ प्योरली इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल्स है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है ना, उनको इसी का बेनिफिट दिया है। इधर भी कितना बेनिफिट मिलेगा? मैक्सिमम 1,50,000 का। एलिजिबल कौन है? एलिजिबल असेसीज इंडिविजुअल। इसमें भी 3 कंडीशन है। एक, तूने बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेना चाहिए। सेकंड इज लोन शुड बी सैंक्शनड बिटवीन 1/4/2019 टिल 31/3/2023। और अगर तूने ये सेक्शन में डिडक्शन लिया है इंटरेस्ट का, तो कौन से भी दूसरे सेक्शन में तुझे उसका डिडक्शन नहीं मिलने वाला है सेम इंटरेस्ट का। एकदम चकाचक क्लियर है। एक चीज ऐसी याद रखने के लिए याद रखना दैट सेक्शन नंबर 80E का जो सीरीज है ना, 80E, 80EEA, 80EEB, ऑल आर टॉकिंग अबाउट लोन्स। और तुझे जो डिडक्शन मिलता है ना, वो इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है। वापस 80E का जो सीरीज है, 80E, 80EEA, 80EEB, ये सब तुझे लोन और इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है। ओके, लोन लिया है और इंटरेस्ट का डिडक्शन मिला है। सेक्शन 80GG जो है ना, 80GG दैट इज रेंट पेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, HRA और रेंट फ्री अकोमोडेशन नॉट रिसीव्ड। मतलब क्या था? जो सैलरीड एम्प्लॉइज थे ना, वो बहुत खुश थे यार, मतलब मुझे HRA मिल रहा है, मुझे डिडक्शन मिल रहा है, एग्जेम्पशन मिल रहा है, सब कुछ एकदम खुश थे। बट कौन रो रहा था मालूम है? रो रहा था कौन? जो सेल्फ एम्प्लॉयड है और वो जो रेंट पे करता है। वो बोल रहा है साला मुझे HRA तो मिल ही रहा है, HRA का बेनिफिट ही नहीं मिल रहा है। अगर मुझे HRA का बेनिफिट ही नहीं मिल रहा है तो ये गलत हो रहा है मेरे साथ। और इसके लिए उनको खुश करने के लिए सेक्शन नंबर 80GG इंट्रोड्यूस किया। 80GG में बोला भाई तू रेंट पे कर रहा है ना हाउस प्रॉपर्टी का, एक काम कर, तुझे उसका डिडक्शन मिल जाएगा। एलिजिबल असेसी कौन है? एलिजिबल असेसीज इंडिविजुअल। डिडक्शन कितना मिलेगा? डिडक्शन इज 5,000 पर मंथ, 25% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। वी विल डिस्कस व्हाट इज दिस। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। मतलब ये तो पूरा फॉर्मूला है, रट्टा मारना यार इसका। एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम एग्जैक्टली क्या होता है? मतलब क्या? उन्होंने बोला कि पहले काम कर, ग्रॉस टोटल इनकम कंप्यूट कर, उसमें से स्पेशल इनकम्स निकाल। मतलब स्पेशल इनकम्स मतलब जो हाउस प्रॉपर्टी कैपिटल गेन का जो पूरा कैपिटल गेन्स है वो पूरा उधर से निकाल दे, कैजुअल इनकम्स उधर से निकाल दे जिसपे स्पेशल रेट्स एप्लीकेबल होता है। सो GTI में पहले इंक्लूड कर, उसके बाद उधर से बाहर निकल। सो तेरे पास क्या अमाउंट रहेगा? अमाउंट और इनकम एक्सक्लूडिंग द स्पेशल इनकम्स। ये जो है ना, इसमें से माइनस ऑल द डिडक्शंस कर। जो डिडक्शंस है चैप्टर 6 से डिडक्शंस एक्सेप्ट फॉर 80GG ऑफ कोर्स बिकॉज यू आर कंप्यूटिंग दैट, वो सब डिडक्शंस तू उसमें से माइनस कर दे। यू विल गेट द एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। आई एम रिपीटिंग दिस वंस अगेन। एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम मतलब सीधा एक समझो नॉर्मल ग्रॉस टोटल इनकम, ऐसे पहले कंसिडर करो। ग्रॉस टोटल इनकम दिखा, उसमें क्या क्या है? सब कुछ है। एक काम कर, वो ग्रॉस टोटल इनकम से क्या माइनस करेगा? तो स्पेशल इनकम से सब माइनस कर, मतलब कैपिटल गेन, कैजुअल इनकम, ये सब माइनस कर। तेरे पास नेट ग्रॉस टोटल इनकम आएगा, मतलब जो माइनस करने के बाद उसमें से चैप्टर 6 से डिडक्शंस माइनस कर एक्सेप्ट फॉर सेक्शन नंबर 80GG। वो जो GTI होगा ना, दैट GTI इज एडजस्टेड GTI। अभी वापस फॉर्मूला क्या है? 5,000 पर मंथ, 25% ऑफ adjusted gross total income and rent paid minus 10% of adjusted gross total income, whichever is lower is the amount of deduction which you will get under 80GG. ओके, और एक पॉइंट मैंने लिखा है दैट असेसी और हिज स्पाउस और माइनर चाइल्ड और HUF शुड नॉट ओन एनी हाउस एट द प्लेस ऑफ हिज ड्यूटी। अंडरस्टैंड वन थिंग, जिधर ड्यूटी कर रहा हूं मैं, जिधर काम कर रहा हूं, उधर मेरा दूसरा घर नहीं होना चाहिए, ये उनको बोलना है। ऐसा उन्होंने नहीं बोला कि घर होना ही नहीं चाहिए। सोचना यार, अगर मेरा घर बैंगलोर में है, इफ आई एम वर्किंग इन मुंबई तो मैं रेंट पे रह सकता हूं ना, तो ये जेन्युइन ट्रांजैक्शन है ना, तो इधर उन्होंने ये अलाउ किया है।
तो जो लोकेलिटी में तू काम कर रहा है ना, वो लोकेलिटी में तेरा दूसरा घर नहीं होना चाहिए, ये इधर बोलना है। बट ATEE में ऐसा नहीं बोलना है। ATEE में इफ यू लुक एट योर लेफ्ट हैंड साइड में लिखा कि तेरा घर ही नहीं होना चाहिए, बिकॉज उधर इंटेंशन ही अलग था ना। उधर इंटेंशन क्या था कि जो बंदा नया घर ले रहा ना वो करोड़पति नहीं होना चाहिए। अगर तेरे पास ऑलरेडी 4 घर है तो तुझे साले डिडक्शन का क्या करना है 1,50,000 का? 1,50,000 तेरे लिए कौन से झाड़ की पत्ती है रे? 1,50,000, तो इसलिए तेरे लिए रखा ही नहीं 1,80,000 का डिडक्शन। सो डिफरेंस समझो, ATEE में तेरा घर ही नहीं होना चाहिए, दूसरा तेरा पहला घर होना चाहिए, और दूसरा ATGG में जो लोकेलिटी में काम कर रहा है उसमें तेरा घर नहीं होना चाहिए, बिकॉज इट मेक्स सेंस, right? So ATGG is this. ATGGA is deduction of donation for scientific research or rural development. ठीक है, मतलब eligible assessees, all assessees except assessees having income under the head PGBP. ठीक है, deduction is 100% donation or contribution. Note, अगर donation and contribution is made more than 2,000 तो वो कैश में नहीं होना चाहिए। मस्त 2 सेक्शन है, ATGGB and ATGGC। ATGGB एंड GGC एकदम झकास है। अगर तूने पॉलिटिकल पार्टी को अगर कुछ कंट्रीब्यूशन दिया, डोनेशन दिया, देन इन दैट पॉलिटिकल पार्टी और इलेक्टोरल ट्रस्ट को अगर तूने कुछ भी डोनेशन दिया, यू विल गेट द डिडक्शन। ATGGC में क्या है, तूने पॉलिटिकल पार्टी और इलेक्टोरल ट्रस्ट को डोनेशन दिया तो ATGGC। अरे क्या बात कर रहे हो सर, ATGGB में भी सेम है, ATGGC में भी सेम है। यस, देयर इज ओनली वन पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन, दैट इज द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द सेक्शन। ATGGB, बी मतलब बीजेपी, इंडियन कंपनी, बी मतलब बीजेपी, ऐसे याद रख सकते हो, मतलब मेक इन इंडिया इतना करता, तो इसके लिए एलिजिबल असेसीज इंडियन कंपनी। और ATGGC डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज और इलेक्टोरल ट्रस्ट। नाउ एलिजिबल असेसीज एनी पर्सन अदर देन इंडियन कंपनी। नाउ इधर सी मतलब कांग्रेस, करेक्ट, मतलब उन्होंने कभी मेक इन इंडिया किया नहीं, और इसके लिए हम लोग ऐसे याद रखेंगे दैट अदर देन इंडियन कंपनी। सो एनी पर्सन अदर देन इंडियन कंपनी। डिडक्शन कितना मिलेगा? फुल डिडक्शन, जितना तूने खर्चा किया पूरा का पूरा तुझे उस पर डिडक्शन मिल जाएगा। ओके, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स डोनेशन शुड नॉट बी इन कैश। जो कैश में डोनेशन करेगा उसका तुझे डिडक्शन नहीं मिलेगा। तूने जो पैसा दिया है उसका तेरे पास एविडेंस होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज सेक्शन नंबर 80JJAA। 80JJAA बहुत अच्छा सेक्शन है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। 80JJAA बात करता है अगर तो एक कंपनी है और तेरे कंपनी में कोई नए एम्प्लॉयज ज्वाइन किए, उनको डिडक्शन, उनके लिए जो कंपनी ने कॉस्ट इनकर किया। एक मिनट, तू कंपनी है, कंपनी में कुछ नए एम्प्लॉयज ज्वाइन हुए, वो जो नए एम्प्लॉयज ज्वाइन हुए उसके लिए मैंने कुछ खर्चा किया होगा, उनके सैलरी भी देने का। वो जो सैलरी के लिए मैंने जो खर्चा किया है उसका मुझे थोड़ा सा परसेंटेज का डिडक्शन मुझे मिल जाता है। अंडरस्टैंड वन थिंग, मैं जो धंधा कर रहा हूँ ना, मैं एम्प्लॉयर हूँ, मैं जो एम्प्लॉय के लिए खर्चा कर रहा हूँ उनके सैलरी का, मुझे पीजीबीपी के हेड के अंडर उसका डिडक्शन तो मिल ही रहा है सैलरी का, क्योंकि बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंडिचर है ना मेरा वो, तो उसका मुझे डिडक्शन डेफिनेटली मिलेगा। बट ओवर एंड अबाउट दैट उसका मुझे 80JJAA में भी उसका डिडक्शन मिल जाएगा। बट डिडक्शन कितना मिलेगा वो हम लोग को देखना है, ठीक है। एलिजिबल असेसी कौन है? एलिजिबल असेसी इज एनी असेसी एंगेज्ड इन द बिजनेस and to whom 44AB applies, मतलब जिसका टर्नओवर इज मोर देन 1 crore। नाउ अमाउंट ऑफ डिडक्शन कितना होगा? 30% ऑफ एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट। एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट जितना हुआ उसका 30%। कितने सालों के लिए अवेलेबल होगा ये डिडक्शन? डिडक्शन इज अलाउड फॉर 3 consecutive years, ठीक है। नाउ व्हाट इज एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट? एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट मतलब जितने एम्प्लॉयज नए ज्वाइन हुए ड्यूरिंग द ईयर, उनको उसके लिए मुझे डिडक्शन मिल जाएगा। अभी क्या है, इन केस ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस additional employee cost will be 0. In case of existing business, additional employee cost will be 0 if there is no increase in the number of employees. Of course, because number of employees में change नहीं है, तो कैसे deduction मिलेगा? Emoluments paid otherwise than by account pay check, draft, NEFT, मतलब तुझे जो पेमेंट करना है वो NEFT, account pay check, यही मेथड से करना है तो ही तुझे डिडक्शन मिल जाएगा। समझो लास्ट ईयर मेरे 90 एम्प्लॉयज थे, मैंने एक एग्जांपल लिखा, वही चल पड़ते हैं। सपोज टोटल एम्प्लॉय एज ऑन 31/3/2019 वर 90 एंड ड्यूरिंग 18-19 वर 20। सॉरी एक सेकेंड, सपोज टोटल एम्प्लॉय ऑन 31/3/2019 वर 90 एंड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 18-19 मतलब 20 एम्प्लॉयज लेफ्ट द जॉब एंड 20 न्यू एम्प्लॉयज ज्वाइंड। मतलब यही सब बेसिकली क्या बोलना है, ये साल में 20 एम्प्लॉयज निकले पर 20 एम्प्लॉयज ज्वाइन हुआ।
तो एडिशनल एम्प्लॉय कितने ज्वाइन हुए? तो हियर द मेन पॉइंट इज, तुम लोग बोलोगे 20 एम्प्लॉइज, द आंसर इज नो। उन्होंने बोला है कि एट द एंड ऑफ द ईयर एक्चुअली नंबर ऑफ एम्प्लॉइज में कुछ एडिशन हुआ क्या? नहीं, टोटल 90 एम्प्लॉइज थे, 90 में से 20 निकल गए और वापस 20 ज्वाइन हुए, तो अल्टीमेटली एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर एंड ऑफ द ईयर 90 हो ना। एंड इसके लिए इसमें कुछ भी एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट नहीं हुआ। बट इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं, 90 एम्प्लॉइज लास्ट ईयर थे, लास्ट ईयर के लास्ट डे पे 90 एम्प्लॉइज थे, 20 एम्प्लॉइज निकल गए और 25 एम्प्लॉइज ज्वाइन हुए। मतलब 90 में से 20 माइनस करूंगा मतलब 70, 70 में 25 ऐड करूंगा मतलब 95। लास्ट ईयर कितने थे? 90, अभी कितने हैं? 95, मतलब 5 न्यू एम्प्लॉइज ज्वाइन हुए। और ये 5 न्यू एम्प्लॉइज है ना, उसका जो मेरे लिए कॉस्ट होगा ना, उसका 30% का मुझे डिडक्शन मिल जाएगा। एकदम क्लियर है? ये है एग्जिस्टिंग बिजनेस का फंडा। अगर न्यू बिजनेस है तो सब लोग नए ही है, सब लोग नए, एवरीबडी इज न्यू ना, सो एवरीबडी इज न्यू। तो सब जो एम्प्लॉइज के लिए मैंने जो कॉस्ट इनकर किया, वो जो कॉस्ट इनकर किया उसका सीधा मैं क्या करूंगा? 30% करूंगा। बट एक चीज याद रखना, इधर ना सब एम्प्लॉइज कवर नहीं होते। उन्होंने स्पेसिफिक एम्प्लॉइज के बारे में बात किया कि हम लोग को जो एडिशनल एम्प्लॉइज का बात कर रहे हैं ना हम, वो एडिशनल एम्प्लॉइज शुड बी दोज स्पेसिफिक एम्प्लॉइज, उस पे ही तुझे सिर्फ डिडक्शन मिलेगा। मतलब देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ऊपर के एग्जांपल में उन्होंने देखा था कि 5 एम्प्लॉइज नए ज्वाइन हुए, बट दे हैव पुट सम कंडीशंस 1 2 3 4। अगर ये 1 2 3 4 कंडीशन फुलफिल हुए तो ही मुझे उतने ही एम्प्लॉइज का मुझे डिडक्शन मिल जाएगा। समझो 5 एम्प्लॉइज में से सिर्फ 4 ही एम्प्लॉइज है, उन्होंने वो 1 2 3 4 के कंडीशन सेटिस्फाई कर दिए, तो ये जो 4 एम्प्लॉइज का कॉस्ट होगा ना, उस पे वो चारों का चारों कॉस्ट में ऐड करूंगा, उस पे मैं 30% कंप्यूट करूंगा। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये एग्जैक्टली कंडीशंस क्या है। तो ये कंडीशंस इधर है। एडिशनल एम्प्लॉइज डू नॉट इंक्लूड, क्या बोला उन्होंने? एडिशनल एम्प्लॉइज डू नॉट इंक्लूड। 5 में से जो चौथा को मैं निकाल दिया था ना, ये क्यों निकाल दिया, ये क्यों निकाल दिया, इसके बारे में बात करेंगे हम। एडिशनल एम्प्लॉइज डू नॉट इंक्लूड मतलब ये लोगों को प्लीज एडिशनल कॉस्ट जब भी आइडेंटिफाई करोगे तभी इनको इंक्लूड मत करना। फर्स्ट पॉइंट, जिनका एमोल्यूमेंट, जिनका सैलरी इज मोर देन 25,000 पर मंथ, मतलब ऐसे एम्प्लॉइज जिनका 25,000 से ज्यादा सैलरी है, उनको इंक्लूड मत करना। बिकॉज सोचना यार, 7 करोड़ 10 करोड़ जिनका सैलरी होगा, उसका 30% अगर एम्प्लॉयर ने उसका डिडक्शन लिया तो क्या, अरे गवर्नमेंट के 12 बज जाएंगे ना रे। इसके लिए फर्स्ट कंडीशन इज व्हाट? एम्प्लॉई हुज एमोल्यूमेंट्स आर मोर देन 25,000। सेकंड, ऐसा एम्प्लॉई जो लेस देन 240 डेज के लिए एम्प्लॉयड है इन द करंट, लेस देन 240 डेज के लिए वो कंपनी में एम्प्लॉयड है। फर्स्ट, बहुत बड़ा आदमी है जिसका 25,000 से ज्यादा सैलरी है। सेकंड कंडीशन, ऐसा एम्प्लॉई ही हैज नॉट वर्कड फॉर मोर देन 240 डेज। अगर 240 डेज इन केस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ अपैरल और फुटवेयर और लेदर प्रोडक्ट्स, अगर ये धंधे में है, तो एम्प्लॉय के लिए जो 240 डेज था उसका कंडीशन नीचे आके 150 डेज में सेटल हो जाएगा। मतलब रीड इट एज 150 डेज एंड नॉट 240 डेज। एंड थर्ड कंडीशन इज एम्प्लॉय डज नॉट पार्टिसिपेट इन आरपीएफ। ऐसा छपरी आदमी है, ऐसा छपरी एम्प्लॉय है वो कि वो आरपीएफ में कंट्रीब्यूट और पार्टिसिपेट नहीं करता। इसमें से एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गया, मतलब अगर वो 25,000 से ऊपर है, खेल खत्म, उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। वो अगर एम्प्लॉयड फॉर लेस देन 240 है, खेल खत्म, इंक्लूड नहीं करेंगे। एम्प्लॉय डज नॉट पार्टिसिपेट इन आरपीएफ है, खेल खत्म, इंक्लूड नहीं करेंगे। मुझे ऐसे बोलना है कि अगर ऐसा एक एम्प्लॉय है जिसका 25,000 से कम है सैलरी, वो एलिजिबल है, येस, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। हैज ही वर्क फॉर मोर देन 240 डेज, येस, बट ही डज नॉट पार्टिसिपेट इन आरपीएफ, खेल खत्म। सो बेसिकली एनी वन ऑफ द कंडीशंस अगर तू सेटिस्फाई नहीं कर रहा ना, तेरा एडिशनल एम्प्लॉय के कॉस्ट में गिनती नहीं होगा। परफेक्ट है? ये तेरा है सेक्शन नंबर 80JJAA। अभी आगे बढ़ता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन नंबर 80G। आई थिंक ये एक्सपेंडिचर बेस्ड डिडक्शंस का लास्ट सेक्शन है। जो इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शंस हम लोग इधर डिस्कस कर रहे हैं, उसमें से लास्ट सेक्शन इज सेक्शन 80G, दैट इज डोनेशंस। डोनेशंस में एलिजिबल असेसी कौन है? ऑल असेसीज। मतलब टू डोनेट कर, डिडक्शन ले, डोनेट कर, डिडक्शन ले, डोनेट कर, डिडक्शन ले। अभी eligible assessee, all assessees. Now again, I have bifurcated the entire section in two parts, part A and part B. Part A में क्या है? Every part has two parts. Every part has two sub parts. एक है 50% का और एक है 100% का। 50% का मतलब क्या? एक बार बात करेंगे। See, part A जो है ना, एकदम प्लेन वनीला केस। मतलब तूने अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया,
अगर तू 50% के कैटेगरी में फॉल हो रहा है, मतलब बेसिकली क्या है, पार्ट ए में देयर आर सर्टन फंड्स, 50% कैटेगरी के फंड्स है, 100% के कैटेगरी के फंड्स है। वो जो 50% के कैटेगरी के फंड्स है ना, उन्होंने क्या बोला, तू 1 लाख इन्वेस्ट कर पर तुझे डिडक्शन से 50% मिलेगा। 100% कैटेगरी में जो फंड्स है ना, उधर क्या लिखा है, तू 1 लाख इन्वेस्ट कर, 1 लाख का 1 लाख तुझे डिडक्शन मिल जाएगा। ओके, इधर एकदम क्लियर है, मतलब इधर कुछ भी टेंशन नहीं है। 1 लाख कर तो 50% में हो रहा है या 100% में हो रहा है, तो 50% में हो रहा है तो मुझे 50,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। अगर मैं 100% में हो रहा हूं तो पूरा का पूरा 1 लाख का डिडक्शन मिल जाएगा। ओके, पार्ट ए डिस्कस करते हैं 50% कौन सा है, 100% कौन सा है। इधर सब नहीं लिखे मैंने, जो जो इंपॉर्टेंट है वो सब लिखे। अभी कैसे याद रखना है, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, राजीव गांधी फाउंडेशन, पीएम ड्रॉट रिलीफ फंड, ये सब 50% में फॉल होते हैं। बेसिकली सब जो गांधी फैमिली है वो गांधी फैमिली 50% में आ जाएगी। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पीएम ड्रॉट रिलीफ फंड, ये सब 50% में आएंगे। अगर मैंने ये फंड्स में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है, आई विल नॉट गेट द डिडक्शन ऑफ 1 लाख रुपीज, आई विल गेट द डिडक्शन ऑफ ओनली 50,000 रुपीज। बट इफ आई donate to National Defense Fund, National Sports Fund, National Children Fund, National Cultural Fund, National Fund for Control of Drug Abuse, PM National Relief Fund. So basically national, PM, CM, Jilla, Swachh Bharat Kosh, Clean Ganga Fund, Fund for Army, etc. and PM केयर्स फंड। ये PM केयर्स फंड सब लोग को याद होगा कि जो कोविड के टाइम पे आया था PM केयर्स फंड। तो ये जो है ना, ये फंड्स में अगर मैंने नेशनल दिखा, स्टेट दिखा, जिला दिखा, स्वच्छ भारत कोश, क्लीन गंगा, ये सब ऐसे सब फैंसी वर्ड्स दिखे, PM केयर्स फंड दिखा, तो समझ लेना इट इज 100%। 100% 1 लाख दे, 1 लाख ले, मतलब 1 लाख डोनेट कर, 1 लाख का डिडक्शन ले ले। एकदम चकाचक क्लियर है। ये पार्ट ए एकदम प्लेन बनेगा। अभी मैं जाता हूं पार्ट बी पे। पार्ट बी पे जो जो डिडक्शंस दिए ना वो कैसे बताता तुझे। पार्ट बी में अगेन 2 सब पार्ट्स, 50%, 100%। 1 लाख मैंने इन्वेस्ट किया, अगर वो 50% वाले कैटेगरी में फॉल हो रहा है तो 1 लाख का 50% इज 50,000। बट अभी तक हम लोग को क्या मिलता था, 50,000 का डिडक्शन मिलता था विदाउट आस्किंग फॉर एनी रिस्ट्रिक्शन। बट इधर ये जो 50,000 का डिडक्शन मिलने वाला था ना पहले, उस पर भी थोड़ा रिस्ट्रिक्शन डाला है कि ये लिमिट तक ही ये लिमिट तक ही तुझे डिडक्शन मिलेगा। एंड इफ दैट लिमिट इज 40,000 तो पहले तो 1 लाख का 50,000, उसके बाद वो लिमिट लगेगा, और लिमिट अगर 40,000 है तो सिर्फ मुझे 40,000 का बेनिफिट मिलेगा। सो पार्ट बी में फर्क क्या है, पार्ट बी में एकदम सिंपल नहीं है कि इसमें 100% में डाला तो 100% मिलेगा, 50% में डाला तो पूरा 50% मिलेगा, ऐसा नहीं है। उसमें भी थोड़े लिमिट्स उन्होंने इंक्लूड किए हैं। तो एक एक चीज हम लोग एक एक एग्जाम्पल से समझेंगे तो एकदम अच्छे से समझ जाएगा। ठीक है, अभी पार्ट बी में 50% के कैटेगरी है एंड 100% का कैटेगरी है। मैं पहले 100% तुम लोग को एक्सप्लेन करता हूं, कैसे याद रखोगे। मेरा जो फैमिली है ना, मेरा फैमिली वो ओलंपिक्स में था, और जब भी मेरा फैमिली ओलंपिक्स में खेलता था ना, दे यूज्ड टू गिव देयर 100%। जितना वो लोग दे सकते थे ना, उतना वो पूरा ओलंपिक्स में डाल देते थे। ये एक स्टोरी है, मेरा कोई भी फैमिली मेंबर ओलंपिक्स में नहीं था, और मुझे डालना नहीं था ऑफकोर्स, बिकॉज मुझे उनको चाहिए था कि मैं सीए बनूं, इसलिए दे आस्क्ड मी टू डू सीए इफ आई लाइक सीए। एक ना स्कैम होता है मालूम है, इफ यू वांट टू डू समथिंग, नो, इफ यू टेल योर पेरेंट्स कि मुझे करना है, तो योर पेरेंट्स टेल यू दैट बेटा ये पहले पढ़ाई कंप्लीट कर, उसके बाद जो करना है क्या कर। आई एम टेलिंग यू दिस इज द बिगेस्ट स्कैम। बट ऑफकोर्स जो पेरेंट्स हमारे लिए कुछ सजेस्ट करते हैं, ये सजेशन हमारे ही भले के लिए होता है, तो इसीलिए डोंट टेक देम रॉन्ग। ओके, so 100% वापस, let's come on to the main topic, family Olympics. My family was in Olympics and they used to give 100% in Olympics. ऐसे तुम लोग याद रखोगे। फैमिली मतलब क्या, अभी फैमिली मतलब सी ऐसा कुछ, ये जो फैमिली एंड ओलंपिक जो मैंने लिखा है ना, मैंने लिखा है, इट इज नॉट गिवन एनीवेयर। फैमिली मतलब क्या, फैमिली से कुछ पॉइंट है फैमिली के रिलेटेड, डोनेशन टू गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी और अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन फॉर प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग। मतलब फैमिली आया ना, तो फैमिली आया तो समझ जाएगा तुझे कि डोनेशन कुछ फैमिली था, फैमिली ओलंपिक्स था, तो 100% है। सो दे यूज्ड टू गिव 100%, नो, सो फैमिली इधर दिखा, फैमिली प्लानिंग में 100%। Olympics, donation by the company to Indian Olympics Association or any other institution for development of infrastructure for sports in India. Donation दिखा, Olympics दिखा, समझ लेना कि वो 100% है। इसीलिए मैंने पूरा, अगर मैं सिर्फ
फैमिली एंड ओलंपिक्स बताता तो वापस तुम लोग का सेकंड कंफ्यूजन क्या होता, अरे वो 100% है 50% है, इसलिए एक स्टोरी बना दिया, फैमिली है ओलंपिक्स में, दे गिव देयर 100%, खेल खत्म, इसमें कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए आगे। नेक्स्ट आगे जाते हैं 50% पे। 50% पे वापस एक मैं एग्जाम्पल दूंगा। एग्जाम्पल लेते हैं, समझो मैं सिंधी हूं और मेरे 3 भाई हैं। मैं कौन हूं? सिंधी हूं और मेरे 3 भाई हैं। घर में रहने के लिए जगह ही नहीं है, घर में सिर्फ एक बंदा रह सकता है और मैं बोला कि मुझे रिकॉर्डिंग्स करना है, मैं घर में रहूंगा, आई एम स्टेइंग इन द हाउस। दूसरा भाई बोलते ठीक है, एक काम कर अमित, तू घर में रहे, आई विल गो एंड स्टे इन अ टेम्पल। और तीसरा बोलते ठीक है, एक काम कर अमित, तू घर में रहे, तू टेम्पल में रह, आई विल गो एंड स्टे इन वन चैरिटेबल ट्रस्ट। बेसिकली हुआ क्या, मैं एक सिंधी हूँ, सिंधी के 3 भाई है, मतलब मेरे 2 भाई है, मैं तीसरा। आई एम स्टेइंग इन हाउस, माई सेकंड ब्रदर इज स्टेइंग इन वन टेम्पल एंड माई थर्ड ब्रदर इज स्टेइंग इन वन चैरिटेबल ट्रस्ट। ये तेरा स्टोरी है, ये तेरा स्टोरी है। अभी सिंधी किधर से आया? सिंधी इज अ माइनॉरिटी, इसलिए मैंने माइनॉरिटी का पॉइंट लिया। डोनेशन फॉर प्रमोटिंग माइनॉरिटी कम्युनिटी इन इंडिया। सो माइनॉरिटी का कुछ पॉइंट आया डोनेशन का, समझ लेना 50% का बात कर रहा है, बिकॉज 100 के लिए नीचे है ना फैमिली ओलंपिक्स 100, उसमें तो नहीं आ रहा है, तो बाकी क्या होगा 50, करेक्ट, माइनॉरिटी। पहला फर्स्ट ब्रदर किधर रह रहा है, मतलब फर्स्ट भाई किधर रह रहा है? हाउस, तो डोनेशन टू हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी, समथिंग रिलेटेड टू हाउस, मतलब डोनेशन टू हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी। सेकंड किधर रह रहा है? टेम्पल में, टेम्पल मतलब डोनेशन फॉर रेनोवेशन और रिपेयर ऑफ टेम्पल, गुरुद्वारा, मॉस्क और चर्च, 50%। मैंने अगर डोनेशन किया टू एनी, थर्ड किधर रह रहा है? चैरिटेबल ट्रस्ट ना, सो डोनेशन टू एनी चैरिटेबल पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, इसमें अगर मैंने डोनेशन किया 50% का डिडक्शन मिल जाएगा विथ सम लिमिटेशन। व्हाट इज दैट लिमिटेशन, वी विल अंडरस्टैंड, ठीक है। और 100% तो हम लोग ने देख लिया था, फैमिली ओलंपिक्स 100%, मतलब 100% डिडक्शन मिलेगा विथ सम लिमिट। नाउ व्हाट इज दैट लिमिट, विल अंडरस्टैंड। ओके, लिमिट फॉर एलिजिबल डोनेशन, टोटल डोनेशन जितना किया है एज पर पार्ट बी कैटेगरी, जितना किया है ना उतना लिख, दैट विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू सम लिमिट बोला था ना, देन व्हाट इज दैट लिमिट, 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। माँ कसम वापस आया है, उधर था एडजस्टेड जीटीआई, इधर क्या है एडजस्टेड टोटल इनकम। नाउ 10% तो समझा, ये एडजस्टेड टोटल इनकम क्या है, तो बहुत सिमिलर है उधर का डेफिनेशन, उन्होंने नीचे मैंने लिखा है, व्हाट इज एटीआई, एटीआई एडजस्टेड टोटल इनकम इज ग्रॉस टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग द इनकम एज पर स्पेशल रेट, मतलब कैपिटल गेन का इनकम माइनस करो, कैजुअल इनकम का इनकम माइनस करो, उसके बाद तुझे जो मिलेगा उसमें से डिडक्शंस, एलिजिबल डिडक्शंस माइनस कर, जितना जितना डिडक्शंस है ना वो सब डिडक्शंस माइनस कर, ऑफकोर्स एक्सेप्ट फॉर सेक्शन नंबर 80G। वो माइनस करने के बाद तुझे मिलेगा एडजस्टेड टोटल इनकम। वो जो एडजस्टेड टोटल इनकम आएगा उस पे तू 10% अप्लाई कर, और वो जो 10% आएगा यू जस्ट कंपेयर दैट विथ द टोटल डोनेशन एज पर पार्ट बी कैटेगरी। इसका मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, टेंशन मत ले यार, तेरा चेहरे पे 12 बज गए ये देख के, तो टेंशन मत ले, विल टेक वन एग्जांपल। सो फैमिली प्लानिंग, समझो फैमिली प्लानिंग के लिए कुछ खर्चा किया 30,000 रुपीज, रेनोवेशन ऑफ टेम्पल के लिए किया 50,000 रुपीज। तू ही मुझे बता फैमिली प्लानिंग 100% कैटेगरी में आएगा या 50% कैटेगरी में आएगा, सोच ले। फैमिली ना, माई फैमिली वॉज इन ओलंपिक्स एंड दे टू गेट 100%, सो फैमिली 100 ना, तो 100% कैटेगरी में आएगा। रेनोवेशन ऑफ टेम्पल, मेरा दूसरा भाई किधर रहता था? टेम्पल में। सो तुम लोग को समझ रहे हैं कैसे तुम लोग को कनेक्ट करना है, ये ऐसे कनेक्ट करना है। सो बेसिकली मैंने 30,000 स्पेंड किया फैमिली प्लानिंग के लिए, जो 100% कैटेगरी में फॉलो होता है, एंड रेनोवेशन ऑफ टेम्पल के लिए मैंने 50,000 खर्चा किया है। बट इधर ना भेदभाव अभी से चालू मत करना 50-100 का, जस्ट दिमाग में रखना, ये ऐसा ऐसा है, अभी से भेदभाव मत करना। मैं तुम लोग को बता रहा हूं कि कैसे कंप्यूट करना है, एग्जाम में भी आया नहीं है तो पहले भेदभाव मत करना। टोटल डोनेशन कितना हुआ? 80,000 रुपीज। फर्स्ट यू कंपेयर दैट 80,000 रुपीज विथ द 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। आई डिड नॉट डू अपॉन टू एनीवेयर। रेनोवेशन ऑफ टेम्पल 50,000 है, मैंने 50,000 ही कंसिडर किया है, 50% अभी नहीं किया है। सो मैंने पूरा लिया है, मतलब फैमिली प्लानिंग भी पूरा, रेनोवेशन ऑफ टेम्पल भी पूरा, मुझे मिल गया 80,000। आई विल कंपेयर दैट विद 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, दैट इज 50,000, ये अज्यूम्ड है, ठीक है, 50,000। विच एवर इज लोअर तक मेरा डिडक्शन क्या बोलते हैं उसको रे, डिडक्शन रिस्ट्रिक्ट होगा। 50,000 तक मेरा डिडक्शन रिस्ट्रिक्ट होगा, यस, बट 50,000 में अभी पहले डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है? पहला प्रेफरेंस दो 100% कैटेगरी को, 50,000 तुझे मैक्सिमम मिलेगा, उसमें से पहला प्रेफरेंस दे 100% कैटेगरी। 100% कैटेगरी कौन सा ऊपर था? ऊपर का कौन सा था?
फैमिली प्लानिंग वॉज 100% कैटेगरी, मतलब 50,000 में से पहले का पहले 30,000 को 30,000 को यूटिलाइज कर दे, और बाकी कितना बच गया 20,000 रुपीज, उसका 50% ले, उसका 50% ले। पहले 50,000 उसमें से 100% बाहर निकाला, मतलब 30,000 जितना था वो बाहर निकाला, उसमें से बचा कितना 20,000, और वो 20,000 का 50% लो। एंड दिस इज हाउ यू शुड कंप्यूट दिस ATG। आई एम रिपीटिंग दिस, पहले 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 जब भी डोनेशन कंप्यूट कर रहे हो, डू नॉट डू 50%। जो 50% के कैटेगरीज है वो पहले तेल लगाने गए, पहले देख कि विच एवर इज लोअर का क्या फॉर्मूला में आंसर आता है। सो बेसिकली पहले 80 कर, 80 और 50, विच एवर इज लोअर 50। अभी बैठ के आराम से बैठ के देख कि अभी 100% कैटेगरी कौन सा है एंड 50% कैटेगरी कौन सा है। 100% कैटेगरी को पहला प्रेफरेंस देके उसको पहले उड़ा दे, उसके बाद बाकी कितना रह गया, 50 में से 30 यूटिलाइज हो गया, बाकी कितना है 20,000, वो 20,000 को 50% से मल्टीप्लाई कर, यू विल गेट द आंसर। सो बेसिकली तो डिडक्शन कितना मिलेगा 30,000 प्लस 10,000, ATG का तरह डिडक्शन है 40,000 rupees. And this is how you should compute this. And there is one more point, deduction under this section is not allowed if the donation is made in cash and where the amount is more than 2,000 rupees. वापस, deduction under this section is not allowed if the donation made in cash is more than 2,000. 2,000 के नीचे अगर तूने कैश से पेमेंट किया चल जाएगा, प्रॉब्लम नहीं। बट अगर 2,000 की ऊपर तूने कुछ भी पेमेंट किया है और वो कैश में किया है, डोनेशन किया है और वो कैश में किया है, उसका तुझे डोनेशन का डिडक्शन नहीं मिलेगा। डोनेशन कर सकता है, डोनेशन में प्रॉब्लम नहीं है, तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। वी आर टॉकिंग अबाउट इनकम टैक्स स्पेसिफिकली। इनकम टैक्स डज नॉट रिकॉग्नाइज कैश पेमेंट्स मोर देन 2,000। ठीक है, दिस इज हाउ वी आर डन विथ द एक्सपेंडिचर लिंक्ड डिडक्शंस, और ATG अपना एक्सपेंडिचर लिंक्ड डिडक्शन का लास्ट सेक्शन था। Now we will start with the income based deduction. There are very few, but अच्छे sections है, सबका ध्यान चाहिए। चलो, the next is income based deductions. Now we are done with expenditure based deductions. अभी start करते हैं income based deductions. Now सबसे important 4 sections कौन से हैं? तो ये first is ATQQB, ATRRB, ATTTA and ATTTB. First we will start with the most important section, that is ATQQB, that is royalty from books of literacy, artistic and scientific nature. मुझे क्या मिल रहा है? I am receiving the royalty from the books of literacy. समझ एक बात, here I am selling something and receiving the royalty. If I am receiving the royalty, it is my income. If it is my income, then it will first be included in my income. GTI में वो income add होके आएगा, and after that I will get a deduction of that. And that is why this deduction is income based deductions. You earn income, get the deduction. Earn income, get the deduction. Expenditure based deductions में you spend money, get the deduction. Spend money, get the deductions. फर्क समझा दोनों में? तो ये फर्स्ट है ATQQB का रॉयल्टी, वेयर यू आर रिसीविंग द इनकम, यू आर एडिंग दैट इन योर टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम, एंड आफ्टर दैट यू आर रिड्यूसिंग दैट पर्टिकुलर अमाउंट एज डिडक्शन फ्रॉम सेक्शन ATQQB. Okay, who is the eligible assessee? Eligible assessee is going to be resident individual. Resident, non-resident नहीं, resident individual. डिडक्शन कितना मिलेगा? जितना रॉयल्टी रिसीव हुआ है और 3 लाख रुपीज विच एवर इज लोअर। जितना मुझे पैसा मिला है ना, उतना पैसा जो मुझे इनकम में ऐड हुआ है, और 3 लाख रुपीज विच एवर इज लोअर, मतलब अगर मुझे 5 लाख रुपए रॉयल्टी मिला होगा, सो 5 lakhs विल फर्स्ट बी एडेड इन माई ग्रॉस टोटल इनकम। उसके बाद मुझे डिडक्शन कितने का मिलेगा? विल आई गेट डिडक्शन ऑफ 5 lakhs? नो, 5 lakhs और 3 lakhs विच एवर इज लोअर, विच मीन्स 3 lakhs. सो 5 lakhs इज ऑलरेडी देयर इन माई GTI, माइनस करूंगा 3 lakhs एज माई एलिजिबल डिडक्शन, विच मीन्स 5 minus 3 2, 2 लाख पे मुझे टैक्स भरना पड़ेगा। 2 लाख पे मुझे टैक्स भरना पड़ेगा। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलिजिबल रॉयल्टी रिसीव्ड? एलिजिबल रॉयल्टी मतलब इफ द लमसम अमाउंट इज रिसीव्ड, रॉयल्टी में मुझे एक साथ सब पैसा आ रहा है, देन द अमाउंट, वॉट एवर अमाउंट आई एम रिसीविंग, दैट इज द एलिजिबल रॉयल्टी। ओके, मतलब अगर लमसम अमाउंट मिल रहा है तो इन दैट केस मुझे जितना रॉयल्टी मिल रहा है दैट इज गोइंग टू बी एलिजिबल रॉयल्टी। मतलब मुझे 5 लाख मिला है लमसम अमाउंट में, देन 5 lakhs विल बी कंसिडर्ड एज एलिजिबल रॉयल्टी। यू टेक दैट 5 lakhs, गो इन पॉइंट नंबर 1, 5 lakhs और 3 lakhs विच एवर इज लोअर।
मतलब मैं बताऊं, अगर लमसम रॉयल्टी रिसीव हुआ होगा तो दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन. अगर लमसम रॉयल्टी रिसीव होने पे अगर क्वेश्चन आया, 2 मिनट पेन रखने का नीचे, छोटा सा डांस करने का और उसके बाद ATQQB का सेक्शन सॉल्व करने का. मतलब लमसम रॉयल्टी रिसीव्ड है, जितना पैसा मिला दैट अमाउंट और 3 lakhs विच एवर इज लोअर, खेल खत्म. बट इफ लमसम रॉयल्टी इज नॉट रिसीव्ड, मतलब मुझे कुछ परसेंटेज मिलता है, इतने इतने बुक सेल हुए, अगर 10 बुक सेल हुए 500 रुपए के, मतलब 5,000 रुपए के बुक सेल हुए, 5,000 रुपए के बुक जो सेल हुए उसका 10%, 20% ऐसा मुझे पैसा मिलता है. देन इन दैट केस ये तो मुझे लमसम अमाउंट मिल रहा है क्या? नहीं, दिस इज बेस्ड ऑन द सेल ऑफ द बुक्स. जितने सेल हुआ है उतना उसका परसेंटेज तुझे मिल जाएगा एज रॉयल्टी. नाउ इफ द लमसम अमाउंट इज नॉट रिसीव्ड, यू हैव नॉट रिसीव्ड द लमसम अमाउंट, देन जो ऊपर का पॉइंट नंबर 1 है ना, एलिजिबल रॉयल्टी रिसीव्ड, वो कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे? वो आइडेंटिफाई करेंगे अप टू 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ द बुक सोल्ड. मतलब जो बुक्स का वैल्यू था, जो सेल किया तूने, उसका 15% ले, 15% इधर रिप्लेस कर, और 3 लाख रुपीज विच एवर इज लोअर. अभी 15% मतलब क्या? इसका मैंने नीचे एक छोटा सा एग्जांपल दिया. असेसी डज नॉट गेट लमसम रॉयल्टी अमाउंट बट गेट सम परसेंटेज ऑफ द वैल्यू ऑफ द बुक्स बेसिस द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड. ठीक है. नाउ एग्जांपल, से अमित इज एन ऑथर ऑफ अ बुक ऑफ साइंटिफिक नेचर एंड अर्न्स 25% ऑफ रॉयल्टी ऑन सेल ऑफ सच बुक्स. एकदम क्लियर है कि मैं ऑथर हूं एंड 25% बुक का मुझे रॉयल्टी मिलता है. जितना सेल हुआ उसका 25 मुझे मिलेगा. 10,000 बुक्स सोल्ड, टोटल अमाउंट अर्नड इज 10,000 into 500 रुपीज पर बुक. टोटल सेल वैल्यू कितना हुआ? 10,000 into 500 कम्स टू 50 लाख रुपीज. और उसका कितना परसेंटेज मुझे मिलेगा? मुझे मिलेगा 25%, विच कम्स टू 7,50,000 रुपीज. बट नो सॉरी 50 लाख रुपीज का 25% कितना आता है? 50 लाख रुपीज का 25% कम्स टू 12,50,000 रुपीज. बट दैट 25% का मुझे एलिजिबल डिडक्शन नहीं मिलेगा. दैट 25% विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू 15%. अगर मुझे डिडक्शन क्लेम करना है, देन इन दैट केस डिडक्शन क्लेम करने के लिए पहले मैं इनकम कितना कंसिडर करूंगा? भाई बहुत सिंपल है, इनकम कंसिडर करूंगा पूरा 50 लैक्स का 25%, मतलब 12,50,000 इज गोइंग टू बी माई इनकम. 12,50,000 रुपीज इज गोइंग टू बी माई इनकम. सर 12,50,000 कैसे आया? 50 लाख रुपीज, उसमें से 50% मुझे 25% मुझे मिलता है, विच मीन्स 12,50,000 इज गोइंग टू बी माई इनकम. मेरे इनकम में ऐड कितना करूंगा? 12,50,000. मेरे GTI में 12,50,000 ऐड होगा. माइनस करूंगा चैप्टर 6A डिडक्शंस का ATQQB का रॉयल्टी. ATQQB के रॉयल्टी में फर्स्ट है एलिजिबल रॉयल्टी रिसीव्ड, उसमें आएगा 15% ऑफ द रॉयल्टी ऑन सच बुक्स. लिखा है मैंने ऊपर अप टू 15%. अगर तो लमसम नहीं मिलता होगा तो दिस इज हाउ यू विल कंप्यूट दिस. सो 15% कितना आता है? 50 lakhs का 15% कम्स टू 7.5 lakhs. मतलब 7.5 lakhs और 3 lakhs whichever is lower. 7.5 lakhs और 3 lakhs whichever is lower comes to 3 lakhs. तो मुझे ATQQB का डिडक्शन कितना मिलेगा? मुझे ATQQB का डिडक्शन मिलेगा 3 लाख एंड बाकी का 9.50 lakhs विल बी टैक्सेबल इन माई हैंड्स. आई एम रिपीटिंग दिस पॉइंट वंस अगेन. आई एम नॉट गेटिंग एनी लमसम अमाउंट. मुझे कितना मिलता है? 25% ऑफ द रॉयल्टी ऑन सेल ऑफ सच बुक्स. अभी कितना सेल हुआ? 50 lakhs का सेल हुआ. 50 lakhs के सेल में 25% मुझे मिलने वाला है, विच मीन्स मेरा रॉयल्टी इनकम कितना होगा? मेरा रॉयल्टी इनकम होने वाला है 12,50,000. अभी 12,50,000 GTI में ऐड किया, उसके माइनस करने वाला हूं ATQQB. ATQQB में उन्होंने बोला अगर तुझे लमसम नहीं मिला तो ऐसे कंप्यूट कर डिडक्शन. एलिजिबल रॉयल्टी मतलब 15% ऑफ द वैल्यू ऑफ द बुक सोल्ड. कितना बुक्स वैल्यू ऑफ द बुक्स इज एक्चुअली सोल्ड? 50 lakhs. उसका 15% कितना आता है? 1515. 15% कम्स टू 7.5 lakhs. So 7.5 lakhs or 3 lakhs whichever is lower comes to the deduction of ATQQB. In this case
3 lakhs will come as 80 QQB deduction and you will have to pay tax on 9.5 lakhs. एकदम क्लियर है. दिस इज वन वेरिएशन एंड ये मुझे लगा कि ये कवर करना चाहिए. और एक मैं वेरिएशन कवर करने वाला हूँ 80 QQB में, जो मैंने इधर कवर किया है. देख ले एग्जाम्पल नंबर 1. देख एग्जाम्पल नंबर 1 इज रॉयल्टी रिसीव्ड कितना है 5 lakhs. मैंने टोटल एक्सपेंडिचर अर्न किया फॉर रिसीविंग द रॉयल्टी 50,000 रुपीज. नाउ यू फर्स्ट टेल मी, ये रॉयल्टी जो पैसा है, रॉयल्टी का पैसा किधर टैक्स होगा, कौन से हेड ऑफ इनकम में टैक्स होगा? तो इट विल बी टैक्स्ड अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में 5 लाख ऐड करूंगा, बट वो फॉर अर्निंग दोस 5 लाख रुपीज आई इनकर्ड 50,000 एंड दैट इज वाई आई विल रिड्यूस 50,000 फ्रॉम 5 lakhs. आई विल गेट द अमाउंट ऑफ 4,50,000. सो मेरा 5 लाख का इनकम है, पर तो भी मैं इनकम कंसिडर कितना करूंगा टैक्स के लिए? 4,50,000 कंसिडर करूंगा टैक्स के लिए अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. मुझे इधर डिडक्शन कितना मिलेगा? इधर मुझे डिडक्शन कितना मिलेगा? डिडक्शन मिलेगा टोटल रॉयल्टी जितना अभी लमसम मिला है ना मुझे, तो लमसम मिला है मतलब क्या? 5 lakhs माइनस 50,000 दैट इज 4,50,000 और 3 lakhs विच एवर इज लोअर विच विल कम एज 3 lakh रुपीज. तो मेरा टोटल कंप्यूटेशन कैसे होगा? टोटल कंप्यूटेशन इज गोइंग टू बी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में रॉयल्टी रिसीव्ड कितना 5 lakhs, बट फॉर अर्निंग 5 lakhs आई स्पेंट 50,000. सो बेसिकली 4,50,000 इज माई टोटल इनकम. GTI विल बी 4,50,000. 80 QQB का डिडक्शन कैसे? लमसम है तो सीधा जितना पैसा मिला मतलब 5 lakhs माइनस 50 दैट इज 4,50,000 और 3 lakhs विच एवर इज लोअर मतलब 3 lakhs. 3 lakhs माइनस करके आई विल गेट द नेट टोटल इनकम ऑफ 50,000. नेट टोटल इनकम ऑफ 50,000 रुपीज. एकदम क्लियर है. ये लमसम का मैंने एग्जाम्पल तुझे बताया. प्लीज अंडरस्टैंड, वेन एवर यू विल कंपेयर अमाउंट विथ 3 lakh रुपीज, यू आर नॉट सपोज टू कंसिडर 50,000. यू आर नॉट सपोज टू कंसिडर, यू आर सपोज टू कंसिडर द एक्सपेंडिचर एंड यू आर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस इट फ्रॉम योर पर्टिकुलर रॉयल्टी इनकम. रॉयल्टी 5 लाख माइनस 50,000 करो. अंडरस्टैंड कर कि 50,000 माइनस क्यों किया. प्लीज समझ, अगर 50,000 माइनस नहीं करता तो क्या होता? अरे 50,000 का तुझे ऑलरेडी बेनिफिट दिया है ना, और इसीलिए 50,000 माइनस किया. 50,000 का ऑलरेडी बेनिफिट तुझे इधर ले लिया ना भाई. 4,50,000 क्यों लिया? बिकॉज 5 lakhs माइनस 50,000 किया, बराबर. तो उधर तूने ऑलरेडी बेनिफिट ले लिया है, बिकॉज एंड दैट इज वाई यू हैव टू रिड्यूस 50,000 वाइल टेकिंग द डिडक्शन ऑल्सो. परफेक्ट है. ये प्लीज याद रखना, वेन एवर यू विल कंप्यूट द डिडक्शन, तभी 5 lakhs में से 50,000 हमेशा और हमेशा माइनस करना. ओके, ये तेरा फर्स्ट एग्जाम्पल था. सेकेंड एग्जाम्पल के लिए सबका ध्यान इधर चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है. ऐसा एग्जाम्पल 80 QQB का बन सकता है इन योर एग्जामिनेशन. ओके, रॉयल्टी रिसीव्ड बीइंग 20% ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ बेसिकली सेल वैल्यू ऑफ द बुक, दैट इज 4 lakh रुपीज. कितना रॉयल्टी रिसीव कितना हुआ? 4 lakhs. वो क्या है? बीइंग 20% ऑफ द बुक वैल्यू. बीइंग 20% ऑफ द बुक वैल्यू. ठीक है, मतलब जो जितना मुझे मिला है वो 20% है. ठीक है, मतलब कहने से दैट इज माई इनकम. यस, दैट इज माई रॉयल्टी इनकम. IFOS में टैक्स होगा, बट वो कमाने के लिए मैंने कितना एक्सपेंडिचर इनकर किया? 50,000 रुपीज का एक्सपेंडिचर इनकर किया. मतलब मुझे मालूम है कि मेरे IFOS में मेरा कितना टैक्स होने वाला है. IFOS में how much amount I'm going to consider? IFOS में I'm going to consider 4 lakh rupees minus 50,000 rupees, which is going to be 3,50,000, and that is why while computing the total income, I have considered royalty received as 4 lakhs, royalty received as 4 lakhs minus expenses incurred 50,000. मतलब मेरा total GTI कितना आया? 3,50,000. नाउ द क्वेश्चन इज, मेरा चैप्टर 6 से डिडक्शंस कैसे करूंगा? चैप्टर 6 से डिडक्शंस में तुम लोग को मैंने बताया था कि अगर लमसम अमाउंट नहीं होगा तो मुझे फॉर्मूला कैसे यूज करना है? फॉर्मूला यूज करना है एलिजिबल रॉयल्टी रिसीव्ड. इसका मतलब क्या? लमसम नहीं है, मतलब 15% ऑफ द टोटल बुक वैल्यू ऑफ सेल, टोटल सेल वैल्यू ऑफ बुक्स. 15% तक ही मुझे डिडक्शन मिलेगा. पर मुझे जो 4 लाख मिला है, तो कैन आई से दैट इज 20%? सो कैन आई से अगर 4 लाख 20% है तो 15% कितना होगा? तो मैंने नीचे किया, इसका मैं वर्किंग नोट बनाया. वर्किंग नोट में क्या है? बेनिफिट ऑफ ओनली अप टू 15%. सो अगर 20% इज 4 lakhs तो 15% कितना आएगा? तो 15% विल कम एज
3 लाख रुपीज, सो एलिजिबल रॉयल्टी 3 लाख रुपीज कंसिडर कर। बट इधर भी मैंने लास्ट टाइम जैसे बताया था, इधर भी तुझे एक्सपेंडिचर माइनस करना पड़ेगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू रिड्यूस दिस। इधर लोग सिली मिस्टेक्स करते हैं। ऑलरेडी तूने 50,000 का उधर बेनिफिट ले लिया है ना, तो इसीलिए तुझे एलिजिबल रॉयल्टी में वापस 50,000 का बेनिफिट नहीं मिलेगा, एंड दैट इज व्हाई यू आर रिड्यूसिंग 50,000। सो बेसिकली रॉयल्टी कितना आएगा, एलिजिबल रॉयल्टी 2,50,000, एंड यू कंपेयर दिस 2,50,000 विथ 3 lakhs, विच एवर इज लोअर, विच कम्स टू 2,50,000। अज्यूम कर 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए अज्यूम कर। तुझे अभी अगर नहीं समझा होगा ना एक्सपेंडिचर क्यों माइनस किया है, अभी तुझे समझेगा मैं क्या बोल रहा था। अगर तू 50,000 माइनस नहीं करता तो तेरा एलिजिबल रॉयल्टी कितना होता, 3 लाख रुपीज। एलिजिबल रॉयल्टी अगर 3 लाख रुपीज होता तो तू कितना माइनस करता, 3 लाख और 3 लाख विच एवर इज लोअर 3 lakhs। यस, 3 lakhs माइनस करता, मतलब कैन आई से यू आर टेकिंग डबल बेनिफिट ऑफ 50,000, बिकॉज तूने 50,000 का इधर भी बेनिफिट लिया ना, तूने 50,000 का इधर भी बेनिफिट लिया, एंड दिस इज हाउ यू हैव रिड्यूस्ड 50,000 from 4 lakh rupees, and that is why you have arrived at 3,50,000. And if you are keeping those 50,000 rupees in this deduction, तो तुझे 50,000 का और एक बेनिफिट मिल रहा है, बिकॉज तू 3 लाख रुपए माइनस करेगा, 3 लाख में 50,000 है ही, तो यू आर टेकिंग डबल एडवांटेज ऑफ दैट 50,000 रुपीज। एंड दैट इज वाई आई एम सेइंग कि वेन एवर यू आर कंप्यूटिंग दैट डिडक्शन, जो एक्सपेंडिचर है वो एक्सपेंडिचर माइनस करो, एक्सपेंडिचर माइनस करो। एंड दैट इज वाई 50,000 ऊपर अगर तूने माइनस किया होगा तो तुझे डिडक्शन के टाइम पे भी डिडक्शन कम करना पड़ेगा। डिडक्शन 3 लाख नहीं, डिडक्शन 2,50,000 करना पड़ेगा, एंड तो ही तेरा आंसर करेक्ट आएगा। बराबर। एग्जाम्पल और एक बार समझाता हूं मैं, क्या है कि 3,50,000 आया, 4 lakhs माइनस 50,000, 3,50,000 किया। 3,50,000 करने के बाद अगर समझ 50,000 माइनस नहीं करता तू, तो तेरा क्या आता, 3 लाख रुपीज आता, तो तेरा टोटल इनकम कितना आता, 50,000 आता। बट कैन आई से तू 50,000 का डबल बेनिफिट ले रहा है, बिकॉज तूने पहले इनकम से भी 50,000 माइनस किया और तूने डिडक्शन 50,000 से बढ़ाया। तूने डिडक्शन 50,000 से बढ़ाया बाय जस्ट कीपिंग इट इन द डिडक्शन एंड बाय नॉट रिड्यूसिंग 50,000, विच मीन्स जो डिडक्शन तेरा 2,50,000 होना चाहिए एक्चुअली, पर तूने कितना रखा, 3 लाख रखा, मतलब डिडक्शन भी बढ़ा रहा है तो इनकम भी कम कर रहा है। इसके वजह से तेरा इनकम, टोटल इनकम कितना आता, सिर्फ 50,000 आता टैक्स पे करने के लिए। ये गलत होता है, एंड दैट इज व्हाई दे सेड कि डिडक्शन जो है ना, प्लीज कम कर डिडक्शन 50,000 से, बिकॉज तूने ऑलरेडी 50,000 का बेनिफिट ऊपर ले लिया है। मतलब मुझे ये क्लियर करवाना था, इसलिए आई स्पेंड सम गुड अमाउंट ऑफ टाइम ऑन दिस पॉइंट, बिकॉज यूजुअली पीपल जस्ट से कि हाँ ठीक है मैं रट्टा मार के याद रख लूंगा कि मुझे डिडक्शन एक्सपेंडिचर माइनस करना है। प्लीज भाई प्लीज ऐसा मत करना, प्लीज ऐसे मत करना, लॉजिकली समझना। तुझे तो रट्टा मारने के लिए बहुत सारी चीजें आ सकती है बाद में, बट रट्टा मारने का रिक्वायरमेंट ही नहीं है टैक्स में, बिकॉज टैक्स ऐसा सब्जेक्ट ही नहीं है कि तुझे रट्टा मारना है। प्लीज समझ, इसीलिए लोगों को टैक्स डिफिकल्ट जाता है, बिकॉज पीपल ट्राई टू रिमेंबर द स्टफ। अरे भाई क्या रिमेंबर, तू लॉजिक समझेगा तुझे सब कुछ समझ जाएगा। समझा कि नहीं? परफेक्ट। सो 50,000 तुझे माइनस करना पड़ेगा। सो बेसिकली 2,50,000 का मैं डिडक्शन ले लूंगा, 3,50,000 में से 2,50,000 का डिडक्शन ले लूंगा। So I will get the total income as 1 lakh rupees, और मुझे 1 lakh rupees पे टैक्स भरना पड़ेगा। And these can be the variations which can be asked in the exam about ATQQB। इसके ऊपर क्या वेरिएशंस पूछेंगे यार? इसके ऊपर फंडामेंटल तो चेंज नहीं होगा, फंडामेंटल बिल्कुल चेंज नहीं होगा। एक तो लमसम का पूछ सकता है और दूसरा नॉन लमसम पूछ सकता है। लमसम पूछा तो पार्टियां, बिकॉज कुछ है ही नहीं लमसम में। अगर लमसम नहीं है तो तुझे क्या करना है, 15% लेना है, बराबर है। अगर तुझे इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकता है। मैं 1 मिनट के लिए रुकता हूं। लिया क्या? 1 नंबर। अभी मैं इधर रुकता हूं। लिया क्या? ओके, 1 नंबर। चलो अभी हम लोग वापस पीछे जाते हैं। आई होप एवरीबडी इज क्लियर विथ ATQQB। ग्रेट। इधर एक नोट लिखा है, नोट बहुत अच्छे से समझना। इफ रॉयल्टी इज अर्नड आउटसाइड इंडिया, मैं रॉयल्टी इंडिया में अर्न कर ही नहीं रहा हूं, मैं आई एम अर्निंग रॉयल्टी आउटसाइड इंडिया,
then deduction is allowed only if such royalty amount is brought in India in convertible foreign exchange within 6 months from the end of the financial year or time allowed by RBI. मतलब अगर if I am earning royalty outside India तो मुझे outside India ही पैसा नहीं रखना है. I'll have to take that money into India और वो इंडिया में लाने के लिए भी एक टाइम लिमिट है. एंड व्हाट इज द टाइम लिमिट? उन्होंने बोला है 6 महीना और आरबीआई ने जो दिया है वो. पर अभी के लिए हम लोग कैसे याद रखेंगे? 6 महीने के अंदर अंदर तुझे वो पैसा इंडिया में लाना पड़ेगा तो ही तुझे डिडक्शन मिलेगा. अदरवाइज क्या होगा? डिडक्शन नहीं मिलेगा. इसका मतलब क्या भाई? तेरे इनकम में तो ऐड होने वाला है ना, तेरे इनकम में तो ऐड होने वाला है, तो इनकम में ऐड होगा. पर डिडक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा ये किस पे डिपेंडेंट होगा? मिलेगा या नहीं मिलेगा ये डिपेंडेंट होगा वेदर यू आर टेकिंग दैट मनी इनटू इंडिया विद इन 6 मंथ्स और नो. इफ यू आर टेकिंग दैट मनी इनटू इंडिया विद इन 6 मंथ्स, खेल खत्म, तो डिडक्शन मिल जाएगा सीधा सीधा. कैसे कंप्यूट करेंगे डिडक्शन? ऊपर जो लिखा है वैसे. बट अगर विद इन 6 मंथ्स तू लेके नहीं आया इंडिया में, देन इन दैट केस तेरा इनकम में तो ऐड हो ही गया है, माइनस करने के लिए कुछ नहीं खाली है, बिकॉज 6 मंथ्स के अंदर अंदर तूने वो पैसा इंडिया में नहीं लाया था. दिस इज सेक्शन नंबर 80 QQB. सेक्शन नंबर 80 RRB इज रॉयल्टी फ्रॉम पेटेंट्स. एकदम सिमिलर है. ऊपर रॉयल्टी फ्रॉम बुक्स था और इधर रॉयल्टी फ्रॉम पेटेंट्स है. इधर भी सेम. एलिजिबल रॉयल्टी रिसीव्ड 3 lakhs विच एवर इज लोअर. एलिजिबल असेसी रेसिडेंट इंडिविजुअल है. ऊपर जो लमसम और वो जो टाइम पास किया था वो नीचे उन्होंने टाइम पास नहीं किया है. और नीचे का 6 मंथ्स का जो रिपैट्रिएशन का टाइम है वो एकदम सेम है. मतलब इंडिया में लेके आना चाहिए पैसा विद इन 6 मंथ्स, वो तो एकदम सेम है. अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं. सेक्शन 80 TTA एंड 80 TTB. 80 TTA एग्जैक्टली है क्या? 80 TTA टॉक्स अबाउट इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट. मतलब मैं एक पर्सन हूं, मेरा पैसा मेरे बैंक अकाउंट में है, बैंक अकाउंट में सेविंग्स अकाउंट में है, मुझे इंटरेस्ट ऑन आई एम अर्निंग इंटरेस्ट. इफ आई एम अर्निंग इंटरेस्ट डेफिनेटली इट विल बी टैक्स्ड अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. मैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाके उसको टैक्स करवाऊंगा, मतलब मैं टैक्सेबल इनकम में ऐड करूंगा. बट उन्होंने बोला है अगर तुझे सेविंग्स अकाउंट के इंटरेस्ट से कुछ भी पैसा मिल रहा है, यू फर्स्ट एड इट टू योर इनकम एंड देन यू विल गेट अ डिडक्शन ऑफ 10,000 रुपीज ऑफ, मतलब टू द एक्सटेंट ऑफ 10,000 रुपीज फ्रॉम योर GTI अंडर सेक्शन 80 TTA. अगर मुझे 12,000 रुपए मिल रहा है, इफ आई एम गेटिंग 12,000 रुपीज फ्रॉम इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग्स अकाउंट, देन इन दैट केस 12,000 विल फर्स्ट बी एडेड टू माई टोटल इनकम. GTI में 12,000 रुपीज एड होके आएगा एंड माइनस करूंगा 10,000 रुपीज बिकॉज मैक्सिमम डिडक्शन अवेलेबल टू मी इज 10,000 रुपीज. ओके, तो सेविंग अकाउंट मतलब क्या? सेविंग अकाउंट मतलब सेविंग्स अकाउंट विद बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव बैंक्स और पोस्ट ऑफिस. एप्लीकेबल किसके किसके लिए? इंडिविजुअल HUF. नाउ ये फिक्स डिपॉजिट का बात नहीं करता है. कान खोल के सुन ले भाई, ये फिक्स डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट का बात बिल्कुल नहीं कर रहा है. ये सिर्फ और सिर्फ सेविंग्स का बात कर रहा है, फिक्स डिपॉजिट का बात नहीं कर रहा है. मतलब FD का पैसा जो भी मुझे मिलता है उस पर मुझे टैक्स भरना पड़ेगा. हाँ क्या? यस डेफिनेटली तुझे उस पर टैक्स भरना पड़ेगा FD के इंटरेस्ट पे. परफेक्ट है. एक चीज और एक याद रखना, 1015 सेक्शन नंबर 1015 में ये चीज बोला है, इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक अकाउंट. उस पे मुझे एग्जम्पशन, डिडक्शन नहीं, एग्जम्पशन मिलता है 3,500 पर ईयर. इट विल बी एग्जेम्प्ट. एंड इन केस ऑफ जॉइंट अकाउंट होगा तो 7,000 रुपीज पर ईयर. परफेक्ट है. तो ये तेरा 1015 का भी पॉइंट मैंने कवर कर दिया. 80 TTA ये कंप्लीट हुआ अपना और 80 TTB पे जाता है. 80 TTB टॉक्स अबाउट इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स. डिपॉजिट मतलब FD, RD एंड टाइम डिपॉजिट. ये कुछ भी डिपॉजिट हो, डिपॉजिट उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया. डिपॉजिट मतलब FD, RD, TD मतलब टाइम डिपॉजिट, RD मतलब रिकरिंग डिपॉजिट, FD मतलब फिक्स डिपॉजिट. इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन, भाई तेरे लिए एप्लीकेबल नहीं है, मेरे लिए भी एप्लीकेबल नहीं है. डू यू थिंक आई एम 60+? नो, आई एम नॉट 60+. सो इधर जो 60+ है उनके लिए ये पर्टिकुलर स्कीम पर्टिकुलर सेक्शन एप्लीकेबल है 80 TTB. मतलब 80 TTB जो है ना, उनको सेविंग्स के जो इंटरेस्ट मिलता है वो भी कवर होता है इसमें, फिक्स डिपॉजिट का होता है वो भी कवर होता है इसमें, RD का होता है वो भी होता है, टाइम डिपॉजिट का होता है वो भी होता है. सो बेसिकली आई शुड बी 60+. मुझे जो भी इंटरेस्ट आएगा ना, वो सब इंटरेस्ट का मैं इंतजाम किधर करूंगा? 80 TTB में इंतजाम करूंगा डिडक्शन का. एलिजिबल असेसी कौन है? रेसिडेंट सीनियर सिटीजन हुज ग्रॉस टोटल इनकम इंक्लूड्स इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स विद बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स और पोस्ट ऑफिस. ठीक है, नो प्रॉब्लम. डिडक्शन कितना मिलेगा? एक्चुअल पैसा जितना मिला और 50,000 ऊपर कितना था? 10,000. नीचे कितना है? 50,000 रुपीज. सीनियर सिटीजन का लाइफ सॉर्ट करके रखा है ये सेक्शन में.
50,000 रुपीज तक जो भी तुझे इंटरेस्ट मिल रहा है उसका तुझे डिडक्शन मिल सकता है। 60,000 अगर इनकम है तो 50,000 का मैक्सिमम तुझे डिडक्शन मिल सकता है, बाकी का 10,000 का तुझे टैक्स भरना पड़ेगा। एकदम क्लियर है दोस्त? ये है तेरा सेक्शन नंबर 80 TTB एंड दिस इज हाउ वी आर डन विथ इनकम बेस्ड डिडक्शंस ऑल्सो। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस थे मैंने सब कुछ ये पर्टिकुलर वीडियो में कवर कर दिए हैं। आई होप यू आर क्लियर विथ ईच एंड एवरी सेक्शन विच वी डिस्कस्ड। और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होगा, कुछ भी डाउट होगा, कुछ भी क्वेरी होगा, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड आई एम टेलिंग यू दैट मैं जितना अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ उतना अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। इफ़ यू आर वॉचिंग दिस ऑन यूट्यूब तो यूट्यूब पे नीचे कमेंट करके मुझे पूछना। इट इज़ माई वर्ड दैट आई विल टेल यू एवरीथिंग इन डिटेल। बिल्कुल टेंशन मत लेना एंड आई होप यू लाइक द वीडियो एंड आई होप दिस वॉज हेल्पफुल फॉर यू। जस्ट जाते जाते एक चीज़, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ बात करके मुझे एक चीज़ समझा दैट पीपल लीव दिस टॉपिक। अरे यार, देर इज नथिंग टू लीव इन दिस टॉपिक बिकॉज ये चैप्टर इतना ईजी है ना टू क्रैक इन द एग्जाम। तुझे अगर सबका ग्रिप होगा 2-3 बार पढ़ के तेरे सब दिमाग में फिट हो जाएगा। और तेरे पास अगर 1 घंटा होगा ना और कैपिटल गेन बाकी है, डिडक्शन बाकी है, डोंट गो फॉर कैपिटल गेन, डू डिडक्शंस बिकॉज डिडक्शंस विल फेच यू 4 to 5 मार्क्स इजीली। और जो मैंने जो क्वेश्चंस डिस्कस किए ना, जो मॉड्यूल में क्वेश्चंस है, मॉड्यूल के क्वेश्चंस तुम लोग को करने ही है, पास्ट पेपर क्वेश्चंस करने ही है, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली इंस्टीट्यूट पूछता कैसे है। अगर ये तुम लोग को समझाना, सिर्फ रिवीजन वीडियोस मत देखो, रिवीजन वीडियो से कुछ नहीं होगा जब तक तुम लोग को समझेगा नहीं इंप्लीमेंट कैसे करना है। एंड दैट इज वाई इन दिस पर्टिकुलर वीडियो जिधर जिधर मुझे लगा कि यार लोग कंफ्यूज होते हैं ये करते करते, इंप्लीमेंट करते करते, लोगों को समझता सब कुछ है पर कंफ्यूज होते, इसीलिए मैंने वो क्वेश्चंस किए सो दैट यू अंडरस्टैंड हाउ टू इंप्लीमेंट। अभी जो 80D का मैंने एक्सप्लेन किया, 80D के केस में यू विल अंडरस्टैंड द मिस्टेक वेन एवर यू डू दो सम्स। मुझे कभी समझेगा कि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का 5,000 तक मुझे रिस्ट्रिक्ट करना है वेन एवर आई हैव समथिंग इन फ्रंट ऑफ मी। सो इसीलिए ना टैक्स ये सब्जेक्ट है ना, पढ़ो मत, ये खुद ट्राई करो। बट अगर लास्ट डे पे आपको लिखना पॉसिबल नहीं है और बाय XYZ रीजन यू आर नॉट एबल टू प्रैक्टिस और इम्प्लीमेंटेशन तुम लोगों ने कभी देखा ही नहीं है, तो भी ये वीडियो देखने के बाद एटलीस्ट तुम लोग को समझेगा कि एग्जैक्टली इम्प्लीमेंट करना कैसे है। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। और जिधर जिधर आपके डाउट्स होंगे, कुछ भी होंगे, आई होप ऑल दोज डाउट्स आर क्लियर। If you really like this video, I want you to comment your views on this video in the comment box if you are watching it on YouTube. It actually motivates me to make more and more such videos. I will see you in the next video. Till then, bye bye and take care.